हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या आपको मेरी आवाज सही से आ रही कि नहीं? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। सब आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। सो फाइनली हमारा फर्स्ट लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि क्लास 11th के लिए होने जा रहा है। आ जाओ क्लास 11th वालों, जल्दी जल्दी आ जाओ। 10th और 12th वालों, आपके लिए भी इसी लाइव सेशन में कुछ बातें बताऊंगा, अनाउंसमेंट कर दूंगा, आपको ही बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं आपकी। सो बिल्कुल आ जाइए, फौरन भागे भागे सब लोग आ जाओ, ज्वाइन कर लो लाइव सेशन, जो कि वन शॉट रिविजन लाइव सेशन होने वाला है। आज हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करेंगे, सारी चीजें मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव सेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कंडक्ट कराया जा रहा है, आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन का हमने ठेका लिया हुआ है। सो टेंशन नहीं है, टेंशन की क्या बात है। डियर सर साथ है, पोल आपको आ रहा होगा, पोल का आप जवाब दे दें मुझे। पोल में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जल्दी से बता दें। मेरी आवाज सही से आ रही है, मैं अच्छा से दिख रहा हूं कि नहीं, अच्छा लग रहा हूं आपको कि नहीं, मुझे बता दो जल्दी से, अपना अपना प्यार दिखा दो। सबसे पहले लाइव सेशन को ऐसे कमेंट को ऐसे लाइक कर दो। सबसे पहले कमेंट में ये थम्स अप मुझे भेज दो, ताकि मुझे पता चल जाए मेरे बच्चे सब आ गए हैं कि नहीं। तो जल्दी से कमेंट में थम्स अप भेज दो और लाइव सेशन को लाइक कर दो, ताकि बाकी बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाए। कैसे हो आप सब? पहले तो मुझे ये बताओ, कैसे हो सब? अच्छे से हो कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? एग्जाम आ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हो? आर यू वेल? हाउ यू फीलिंग? जल्दी से मुझे बता दो। हाँ, सब आ जाओ और मुझे बता दो कैसा फील कर रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं, ताकि फिर अपनी देखो बातें शुरू होंगी जरूर। सब कुछ करा दूंगा, टेंशन मत लो। हॉर्नबिल हो, स्नैपशॉट हो, या फिर फ्लेमिंगो हो, या फिर फर्स्ट फ्लाइट हो, सब चीजें आपकी आराम से होने वाली है, टेंशन मत लेना। पहले अपना हालचाल बताओ, अच्छे से हो कि नहीं? बढ़िया से हो? मजा आ रहा है? लाइफ एंजॉय कर रहे हो? चलो बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूं। जो ये बच्चे मुझसे पूछ रहे सर आप कैसे हो, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूं, और आपके साथ तो मैं और ज्यादा निखर जाता हूं, बिखर जाता हूं। चलो जी, हाँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सब बच्चे थम्स अप भेज रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आवाज भी सही से आ रही है और आप लोग मुझे देख, सुन और पढ़ पा रहे हो बहुत अच्छे से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, एक बार और प्यार भरा वेलकम मैं आपका करना चाहता हूं। मेरे सभी साथियों को, सभी स्टूडेंट्स को दिल से मेरा वेलकम, हेलो, हाय। हाँ, हैप्पी टेडी डे। पूरा का पूरा टेडी बन के मैं आपके सामने आ गया, और क्या चाहिए आपको। चलो, आज हम क्या करने वाले बच्चों? सबसे पहले तो सभी को बता देता हूं, चाहे क्लास 10th का बच्चा हो, 11th का हो या 12th का, आपका जो भी एग्जाम है ना, आप टेंशन मत लो। इंग्लिश के एग्जाम की बिल्कुल टेंशन लेने की आपको तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर लाइव रिवीजन आपको कराने वाला हूं। 10th की भी लाइव रिवीजन होगी, 12th क्लास की भी लाइव रिवीजन होगी, वन शॉट रिवीजन होगी सारी, और 11th की तो आज से शुरू होने ही वाली है। तो सभी बच्चों को ये क्लियर कट मैसेज में देना चाह रहा हूं कि सबकी लाइव रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, और अभी करने वाले हैं। आज जैसे 11th का हुआ है ना, तो फिर 2-3 दिन बाद 12th का शुरू हो जाएगा, ऐसे 10th का। और एग्जाम से पहले एक बढ़िया, एक मजेदार प्रिपरेशन की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, रिवीजन हो चुकी होगी। सो बिल्कुल टेंशन मत लो। आज हम क्या करने वाले हैं? 11th वालों आप सुनो, अब मैं 11th वाले बच्चों से बात करने वाला हूं। 11th क्लास, आज हम करने वाले हैं आपकी हॉर्नबिल। आपका चैप्टर, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या कुछ आ रहा है, उसकी तो मैं डिटेल आपको पहले ही दे चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूं। मैंने आपके लिए ना अभी एक लेटेस्ट वीडियो बनाई क्लास 11th के बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते थे सर 11th वाले क्या लावारिस हैं, आप तो, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, 11th क्लास वालों का तो कोई होता ही नहीं, सब 10th को पढ़ाते, 12th को पढ़ाते, 11th को कोई ना पूछता। ऐसे कैसे? मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन की क्या है, क्या बात भाई। 11th के लिए स्पेसिफिक एक स्पेशल वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के लिए बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप रिवीजन करोगे बहुत कम समय में इंग्लिश की, और इसी में पूरा रोड मैप भी समझा दिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है ना अभी तक 11th क्लास वालों, सो देख लेना, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, चीजें आसान लगेंगी आपको, आपका सिलेबस पता चल जाएगा, बुक का नाम पता चल जाएगा। तो टोटल मिला के मोटा मोटी बात करूं, आपकी 2 बुक है, हॉर्नबिल, और दूसरी बुक का नाम है, कौन कौन सी बुक है? एक तो हमारी हॉर्नबिल है, जिसकी आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरी बुक है हमारी स्नैपशॉट। हॉर्नबिल का हमारा सिलेबस क्या है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं। टोटल आपके कितने 5 चैप्टर आने वाले हैं। 5 चैप्टर भी कौन से चैप्टर? अरे बड़े मजेदार चैप्टर होने वाले हैं। अब उन्हीं चैप्टर्स को मैं शुरू करूंगा आपके साथ। आपको करना क्या है, अगर आपने जरा भी इंग्लिश नहीं पढ़ी ना, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। जो भी मैं रिवीजन क्लासेस में आपको सिखाऊं ना, बस वो समझते रहो,
उसे ना बड़े बड़े कूल माइंड से समझते रहो, कीनू खाओ और संतरे खाओ और आराम से खा पी के बस चुपचाप सुनते रहो मजे से, आपके ना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो आपके अभी ना हॉर्नबिल की आज हम प्रिपरेशन करेंगे, हॉर्नबिल की रिवीजन करेंगे। मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगा, कीवर्ड समझा दूंगा और क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से मजेदार अंदाज में। आर यू रेडी? शुरू करें हॉर्नबिल, जिसके हमारे 5 चैप्टर है और पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आर वी रेडी? कैन वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? बताओ ना, आप जल्दी से बताओ, मुझे थम्स अप देके बता दो, हाँ सर स्टार्ट कर दो, हम पूरी प्रिपरेशन से। जल्दी से कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, पानी ले लो, ढेर सारा पानी की बोतल रख लो अपने पास और एकदम माइंड को कूल रखना, टेंशन मत लो, मैं ले रहा हूं ना आपके बदले की सारी टेंशन। आपको जो भी डरा रहा है ना एग्जाम के नाम से, सर बता रहा हूं, वो ना बस कोई फायदा नहीं है ऐसे डराने का धमकाने का, बच्चों कोई जरूरत नहीं है। उसको बोल देना, कोई भी आपको डराए ना, बहुत टफ पेपर है, ये है वो है, प्रिपरेशन कैसे होगी, क्या होगा तुम्हारा, कहना मैं देख लूंगी, टेंशन नहीं है, ऐसे बोल देना। तो टेंशन मत लो। सबसे बात तो पहली बात, कूल माइंड से काम करना है हमें। चलो जी, तो स्टार्ट करें हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आपको जान के खुशी होगी कि आपकी ये दोनों ही हॉर्नबिल और स्नैपशॉट कितने मार्क्स की हैं? आपकी 31 मार्क्स की आने वाली हैं। और इनमें मेनली आपके क्वेश्चन जो हॉर्नबिल से पूछे जाएंगे, या तो 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 3 और 6 के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम 5 चैप्टर से आसान मजेदार चैप्टर, और मेरे साथ तो आपको और मजा आएगा। हाँ जी, तो शुरू कर सकते हैं क्या हम? मुझे आप जल्दी से कॉमेंट में बता दो। आर वी रेडी नाउ? आर वी रेडी? यस। हाँ, सो बच्चा लोग, हमारा पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। कौन सा चैप्टर है? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। भाई पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी शुरू कर देते हैं। सर टाइम कम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी सब कुछ करा दो। सर राइटिंग पोर्शन भी कराओगे क्या 11th क्लास का? हाँ कराऊंगा। क्या ग्रामर कराओगे? हाँ करा दूंगा। कैसे कराओगे, कब कराओगे? अभी 2-3 दिन के अंदर लाइव रिवीजन उसकी भी हो जाएगी, खत्म है ना। इतना आसान है इंग्लिश को पढ़ना, इतना आसान है। बेवजह लोगों ने मुश्किल बना रखा है। मुश्किल क्यों बना रखा है इंग्लिश को, बता दूं मैं, क्योंकि भाई वो ना जो पढ़ने का तरीका है ना, वो इसलिए मुश्किल है। इंग्लिश को ना हम बहुत ना डिफिकल्ट तरीके से पढ़ते हैं, मैथ्स की तरह पढ़ने लगता है और इसलिए मुश्किल लगने लगती है, कि इंग्लिश को भावनाओं से पढ़ा जाता है। आ जाओ चलो भाई, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आज हम शुरू करने वाले हैं। किसकी कहानी है सर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? क्या है इसके अंदर, हमें बता तो दो, हमें तो यही नहीं पता। सो बच्चों शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। सबको भेज दिया ना ये लाइव सेशन? सबको शेयर कर दिया अपने दोस्तों को? जल्दी बताओ मुझे, शेयर कर दिया ना? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कोई लेट ना हो जाए, कोई बच्चा छूट ना जाए ना, 11th क्लास वाला, आपका छोटा बहन भाई जो भी आपके साथ वाला है, भेज दो उसको भी। सबको शेयर कर दिया? सबने कर दिया शेयर? लाइव सेशन को लाइक कर दोगे तो भी बच्चों तक पहुंच जाएगा। लाइक कर दिया बच्चों सबने? जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर हमारा पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, गारंटी देता हूं, जितने भी चैप्टर आज पढ़ेंगे ना, यहां छप जाएंगे, छप अंग्रेजी में छप जाएंगे पूरे के पूरे। एग्जाम में ऐसे उगल के आओगे, नंबर पूरे पाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने सबको शेयर कर दिया होगा। चलो जी शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, तो भाई जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक लेडी का पोर्ट्रेट है ना। ये कहानी किसकी है? ये कहानी है ग्रैंड मदर की, एक दादी माँ की कहानी और उसके पोते की कहानी। दादी माँ और पोते का जो रिश्ता होता है, जो रिलेशन होता है ना, वो बड़ा प्यार होता है। कहते हैं कि असल से ज्यादा ना जो सूद होता है वो प्यारा होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट प्यारा होता है। तो इस कहानी में भी यही बताया गया है कि जो दादी होती हैं वो अपने पोते से कितना प्यार करती हैं, कितना उसका ख्याल रखती हैं, जबकि दादी बूढ़ी हैं और पोता छोटा है, वो फिर भी वो उसकी जिम्मेदारी उठाती हैं, उसके साथ लगी रहती हैं। उसको स्कूल छोड़ने जाना, उसको मंदिर लेके जाना, उसके साथ खेलना, उसके साथ पढ़ना, उससे बातें करना, ये सारे काम होते हैं एक दादी और एक पोते के बीच। क्या आपके घर में दादा दादी हैं? अगर आपके घर में दादा दादी नाना नानी जिंदा हैं आपके, तो आपको भी ऐसा एहसास होता होगा। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं जिंदा, क्योंकि भाई हमारे तो नहीं रहे, हमारे तो ना दादा रहे ना दादी रही, खत्म हो गए सब। लेकिन आप उम्र में छोटे हो, आपके दादा दादी नाना नानी होंगे, तो आप उनके साथ क्या फील करते हो, उनके साथ क्या इमोशनल कनेक्शन है आपका, क्या इमोशनल टच है, उनको देखकर आपको जो फीलिंग्स आती है ना, वही सारी फीलिंग्स इस चैप्टर के अंदर भर दी गई हैं। समझ पा रहे हो मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको? क्यों आपसे आपकी दादी का पता पूछ रहा हूं, क्यों आपसे आपकी नानी का पता पूछ रहा हूं? क्योंकि चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये चैप्टर याद कर पाओगे अगर आप वो फील ले लोगे। मैंने पहले ही कहा कि इंग्लिश मैथ्स नहीं है, इंग्लिश एक फील है, इमोशंस है, जो आपको कनेक्ट करती है, एक लैंग्वेज है ना, कम्युनिकेशन। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जो भी कहानी है ना उसको फील करो, जो भी चैप्टर उसको फील करो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। चलो मैं ज्यादा भावुक हो गया, आगे बढ़ते हैं।
अब इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है पहले वो जान लेते हैं। भाई इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है जो आपको पता होने ही चाहिए, जो आपको एग्जाम में लिखने ही लिखने, वो सुन लो। इंग्लिश नहीं आती ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रखी, कोई बात नहीं, ये वर्ड्स अब घोल के पी लेना। चलो जी, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक तो रिंकल्स, रिंकल समझते हो ना, झुर्रियां आ जाती हैं। अब झुर्रियां किसको आई होंगी? हाँ, दादी माँ को आई होंगी। भाई एब्सर्ड मतलब बेतुका, इररेलेवेंट, जिसका कोई वो नहीं है। स्टेल मतलब बासी या जो बहुत पुरानी खाना हो जाता है ना, बासी रोटी जिसे बोलते हैं वो होता है। रोजरी मतलब माला हो गया या गार्लैंड जिसे बोलते हैं। बिट्स मतलब माला का दाना जो होता है, उसके अंदर दाना होता है, ठीक है। ऐसे ही चिर्पिंग, जो चिड़िया चहचहाती है ना, चिर्प चिर्प करती है, वो ये हो गया। क्लैस्प मतलब किसी को ऐसे जकड़ लेना, बाहों में ऐसे ले लेना, हक करना जिसे बोलते हैं, उसी तरह का समझ लो क्लैस्प करना। माइल्ड मतलब जो ज्यादा ना, बहुत ज्यादा ना कम। कोमल, कोमल के लिए हम यूज करते हैं सौम्य या जेंटल के लिए माइल्ड यूज करते हैं। रिसाइट करना मतलब सुनाना, किसी को कोई भी बात सुनाना, रेसिटेशन होता है ना। ऐसे डिस्ट्रेस मतलब हो जाना, तंग हो जाना, अफ्लिक्टेड, ठीक है जी। ये बस आपको कीवर्ड्स याद करने हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो आपको पता होने चाहिए। कर पाओगे? ये पीडीएफ कहां मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑफिशियल डियर सर पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। आगे बढ़ जाए इंपॉर्टेंट वर्ड से। क्या है कहानी? बताओ तो सर, इस चैप्टर की क्या कहानी है? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से? हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लर्न कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? आपको ना मेरा कराया कोई भी लॉन्ग आंसर रटने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें सर? तो फिर क्या करें? मैं आपको इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आप 4-5 बार जैसे ऐसे गो थ्रू कर लोगे ना, तो वो वर्ड, वो सेंटेंसेस आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। बस मन से उस चीज को सोचो, दिल से अगर याद करोगे हो जाएगा। करोगे ना मेरे बच्चों? देखो 11th क्लास वालों, तुमसे मेरा अलग प्यार है, तुमसे मेरी एक अलग मोहब्बत है, इसलिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत परेशान थे कि सर आप करा दो इंग्लिश की प्रिपरेशन, डर लग रही है वो, मैं नहीं देख सकता आपको परेशान, सिंपल इज दैट। चलो आ जाओ। तो अब बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपके लिए एक लॉन्ग आंसर लिखा है, उसको मेरे साथ पढ़ो। चलो जी देख लेते हैं। भाई द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द रियल स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। भाई क्या है इसमें? कोई बहुत लंबी चौड़ी इंग्लिश थोड़ी है भाई। ये जो चैप्टर है, ये एक स्टोरी है ग्रैंडमदर की और उनके किसकी, जो ग्रैंडसन है उसकी, ठीक है जी। रियल स्टोरी है, मतलब सच्ची कहानी। आगे बढ़ जाते हैं। द ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड वुमन विद अ रिंकल्ड फेस। ग्रैंडमदर कैसी है? एक ओल्ड वुमन है। ग्रैंडमदर कोई यंग वुमन तो होंगी नहीं ना, बहुत जवान तो होंगी नहीं, वो क्या एक ओल्ड लेडी है। और उनका फेस कैसा? अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था रिंकल्ड, जिसमें झुर्रियां आई हुई हैं, विद अ रिंकल्ड फेस। इट वाज हार्ड टू बिलीव दैट शी हैड, इट वाज हार्ड टू बिलीव, ये बिलीव करना मुश्किल था। इट वाज हार्ड टू बिलीव क्या? दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी बहुत यंग रही होंगी, ये बिलीव करना मुश्किल था। एंड प्रिटी, और खूबसूरत रही होंगी। इवन हैड अ हस्बैंड, और बल्कि ये बिलीव करना भी मुश्किल था कि उनका कोई पति भी रहा होगा। सर एग्जाम में ये लाइन कैसे लिखेंगे? अरे 2-3 बार पढ़ोगे ना, इतनी इजी लैंग्वेज है, याद हो जाएगा। हाँ, शी वॉज, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट, और ये बिलीव करना मुश्किल था दैट शी वॉज, क्या क्या है आगे, शी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी यंग भी रही होंगी। एंड प्रिटी, इवन ही हैड अ हस्बैंड, क्या था? एंड इवन ही हैड शी हैड अ हस्बैंड, और ये बिलीव करना मुश्किल था कि उनका कोई हस्बैंड भी था। ऐसे बस 2-3 बार पढ़ोगे, याद हो गया ना? मेरे साथ याद हो गया ना? दोहरा लिया था। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए बार बार चीजों को रिपीट नहीं कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो ना, कनेक्ट कर पा रहे हो, जो हमारा रिश्ता है वो बन पा रहा है बढ़िया से। चलो जी आ जाओ। शी वॉज शॉर्ट, अब उनके ना लुक्स के बारे में बताया गया है। एक तो उनका रिंकल्ड फेस था, ये बिलीव करना मुश्किल था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी यंग भी रही होंगी। एंड इवन शी हैड अ हस्बैंड, उनका हस्बैंड भी था, ये भी बिलीव करना मुश्किल था, है ना। वो प्रिटी थी, ये भी मुश्किल था बिलीव करना। अब वो कैसी है? उनकी हाइट कैसी? शॉर्ट। भाई कोई भी ग्रैंड मदर कितनी लंबी रही हो, बुढ़ापे में आके तो कमर झुक जाती है ना, ऐसे ऐसे हो जाती है ना। सोचो सोचो, अपनी ग्रैंड मदर को सोचो, अपनी दादी के बारे में सोचो, वो कैसी हैं। अपनी नानी को देखो कैसी है, वो सोचो, है ना। वो क्या थी? शॉर्ट थी, फैट थी एंड स्लाइटली बेंट। वो कैसी है? कैसी थी भाई? शॉर्ट है, थोड़ी सी फैट है और थोड़ी सी स्लाइटली ऐसे झुकी हुई भी है। ऐसी तो होती है दादी माँ। आगे बढ़ते हैं। शी यूज्ड टू वॉक अराउंड द हाउस इन व्हाइट क्लोथ्स। ज्यादा कौन सी क्लोथ्स में रहती है? व्हाइट, क्योंकि उनके पति मर चुके होंगे तो भाई व्हाइट क्लोथ्स में रहते हैं ना ज्यादातर। बड़े लोग वैसे भी व्हाइट ही पहनते हैं ज्यादातर। शी केप्ट हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। भाई वो अपना एक हाथ ऐसे अपनी कमर पे रखते हैं, ऐसे तो चलते हैं ना बूढ़े लोग ऐसे करके, और क्या? एंड द अदर हैंड वाज टेलिंग द बीट्स ऑन हर ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में माला जिसके दानों ऐसे ऐसे पड़ रहे हो, ऐसे चलती थी। कैसे चलती थी? ऐसे 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 ऐसे। इमेजिन कर पा रहे हो? चलो जी आ जाओ। इन इनिशियल डेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स। शुरुआत में जो ऑथर था
और जो उनकी ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता था शुरुआती दिनों में, जब वो बच्चा छोटा था तब की बात हो रही है। ठीक है, अभी तक हमने कितना पढ़ा, याद रहा कुछ? हाँ, कि स्टोरी किसकी है? एक ऑथर की और उसकी ग्रैंड मदर की स्टोरी है। ग्रैंड मदर कैसी है? ग्रैंड मदर कैसी है? ग्रैंड मदर कैसी है? बहुत ज्यादा रिंकल्ड फेस वाली है, बहुत ज्यादा रिंकल्ड फेस वाली है। इज समथिंग रॉन्ग? ओके, ग्रैंड मदर कैसी है कि बहुत ज्यादा रिंकल्ड फेस है, शॉर्ट है, हाइट जो फैट है, और स्लाइटली मतलब थोड़ी सी हल्की सी स्लाइटली बेंट है। और क्या था? और क्या था? और क्या था? उनके एक हाथ कहां रहता है? ऑन हर वेस्ट कमर पे रहता है। एंड द अदर वन क्या होता है? टेलिंग द बीट्स ऑन हर रोजरी, ऑफ हर रोजरी है ना, वो रोजरी जो होती है, माला जो होती है ना, जिसे बोलते हैं तस्बीह जो होती है हाथ में, उस तस्बीह के दानों को पढ़ रही होती हैं। समझ पाए हो? इतना तो समझ पाए ना? बताओ, समझ पाए ना? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, ऐसे 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 थम्स अप देके बताओ क्या इतना समझ पाए। आ जाओ, चलो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। चलो, उसके बाद की कहानी क्या हुई कि इनिशियल डेज में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, कौन? ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। अब क्या हुआ था? क्या कहते हैं, left him with her when they went to live in the city. She used to wake him up in the morning and get him ready for school. अब क्या था, उसके पेरेंट्स जो थे ऑथर के, उसको छोड़ गए थे दादी माँ पे जब वो शहर चले गए थे। किसके पेरेंट्स? ऑथर के पेरेंट्स। अब जो दादी माँ थी वो क्या करती थी ऑथर के लिए? देखो जी, She used to का इस्तेमाल होता है आदत बताने के लिए, है ना, एक किसी की आदत होती है, तो वो क्या किया करती थी? She used to pack the things required by him for the day. जो भी उसको जरूरत होती थी चीजों की, खाने पीने की, वो सारी उस चीजों को पैक करके देती थी। एंड सेंड हिम टू द स्कूल, और स्कूल भेज देती थी। किसको? ऑथर को। दैट वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, जो कि मंदिर के बराबर में ही था। ठीक है, तो ऑथर के लिए क्या करती थी दादी माँ कि उसको जो भी चीजों की जरूरत होती थी उसको पैक करके देती थी, लंच वगैरह उसका बैग बस्ता, और साथ में उसको स्कूल भेजती थी जो कि मंदिर के बराबर में था। इतना ही है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग दी स्क्रिप्चर्स। वो गीता पढ़ते, मम्मी में आपके भी घरों में अगर दादी माँ होगी, गीता पढ़ती होंगी, कुरान पढ़ती होंगी, बाइबल पढ़ती होंगी, है ना, कुछ ऐसी जो भी धार्मिक किताबें स्क्रिप्चर्स है वो पढ़ती होंगी। तो ऑथर की भी दादी भी वो पढ़ा करती थी। द ऑथर अलॉन्ग विद other children sat on the veranda singing alphabets and morning prayers. और जो ऑथर था वो बाकी बच्चों के साथ ना वेरेंडा में ऐसे बरामदे में बैठ जाता था, वहां पे अल्फाबेट्स ABCDEFGH ऐसे पढ़ता था। जो प्रेयर्स होती थी, जो भजन वगैरह होते थे, वो वहां पे वो पढ़ा करते थे, गाया करते थे। ऑन दिस वे बैक टू द होम, ऑन देयर वे बैक टू द होम शी यूज्ड टू गिव द स्टेल चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स। और आते हुए क्या करती थी दादी माँ? जो चपाती होती थी ना, बासी रोटी होती थी ना, वो कुत्तों को डालती थी, है ना। किसको डालते थे? कुत्तों को डालते थे। क्यों? पुण्य का काम होता था। तो ये किसका रूटीन बताया जा रहा है? दादी माँ का, ऑथर की दादी माँ का रूटीन क्या था कि जब व्हेन हिज पेरेंट्स इनफैक्ट जो ऑथर्स के पेरेंट्स से लेफ्ट हिम टू किसको छोड़ गई थी? दादी माँ के साथ छोड़ दी थी। फिर क्या हुआ था? तो ऑथर की जो दादी माँ थी वो क्या करती थी? यूज्ड टू वेक हिम अप, उसको जगाया करती थी, और उसके लिए जो सामान की जरूरत होती थी, जो भी रिक्वायर्ड चीज होती थी, उसको पैक करके उसको देती थी, उसको सेंड करती थी। कहाँ? स्कूल सेंड करती थी, यानी स्कूल भेजती थी। कनेक्ट कर पा रहे हो? और स्कूल कहाँ था? दैट वाज अटैच्ड टू टेम्पल, जो कि कहाँ पे अटैच था? टेम्पल के ही बराबर में था। इज इट क्लियर और नॉट? कहीं भी इतना सा भी डाउट हो रहा है कॉमेंट बता दो, कमेंट में बता दो, मैं पढ़ लूंगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं रोते हुए फेसेस देख रहा हूं, मैं रोते हुए नहीं देखना चाहता आपको, हंसते हुए देखना चाहता। कौन बच्चा है जो रो रहा है? क्या बात हुई बेटा? क्या हुआ? हंसो ना, मुस्कुराहट जरूरी है, मुस्कुराइए, आप डियर सर के साथ है। चलो आ जाओ। और रास्ते में फिर दादी माँ क्या करती थी? चपाती, जो बासी चपाती होती थी, वो कुत्तों को डालती थी। ठीक है, आ जाओ। अ टर्निंग पॉइंट अराइव्ड। एक ये वाला पॉइंट यहां तक याद कर लिया, ये चीज याद रखी। अब क्या हुआ? एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ में। अभी तक तो वो ऑथर दादी माँ के साथ रहता था, छोटा बच्चा था, दादी माँ उसके लिए बहुत कुछ करती थी। अब क्या हुआ था? एक टर्निंग पॉइंट आया था। क्या टर्निंग पॉइंट आया? बदल गया, उनका रिश्ता बदल गया। अराइव्ड इन देयर रिलेशनशिप व्हेन हिज पेरेंट्स called them to live in the city and then things started to चेंज तब आया, टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसके पेरेंट्स ने ऑथर के जो माता पिता थे, जो शहर में रहने गए थे ना, उन्होंने बुला लिया किसको? दादी माँ और बच्चों, तुम भी आ जाओ, यहीं पर रहने के लिए आ जाओ। यहां से चेंज आना शुरू हुआ किसके में? ऑथर के और दादी माँ के रिलेशनशिप के अंदर, जो उनके बीच रिश्ता था प्यारा सा, एक दादी पोते का, जहां दोनों कनेक्टेड थे, वो उसका ख्याल करती थी, वो भी बड़ा खुश होता था। अब उसमें चेंज आया। आर यू गेटिंग इट नॉट? ठीक है, ओके। And then things started to change. The author used to go to an इंग्लिश मीडियम स्कूल इन अ मोटर बस। अब क्या होगा था? अब दादी माँ उसको छोड़ने नहीं जाती थी। अब भाई हम शहर वाले हो गए, शहर में स्कूल में ऐसे थोड़ी जाते हैं हाथ पकड़ के, वहां तो स्कूल बस लग जाती है, स्कूल बस आती है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता होगा सोचो? वहां पे कोई धर्म कर्म की बातें थोड़ी सिखाई जाती होंगी, वहां तो इंग्लिश में बोल लो, सब कुछ इंग्लिश में करो, ये होता होगा। ये दादी माँ को अच्छा लगता होगा? नहीं, वही है आगे।
देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, शी नो लॉन्गर accompanied him to the school, she could not help him in studies as everything was in another language which she could not understand. अब क्या था, अब वो ना there were no dogs in the street, अब कुत्ते नहीं थे गली में, किस चीज के लिए, वो जो बासी चपाती थी, स्टेल चपाती जो कि दादी माँ कुत्तों को देती थी, उसके लिए। अब वहां नहीं थे शहरों में, हमारे तो गली मोहल्ले में बहुत है, पता नहीं कौन से शहर में रहते थे जहाँ कुत्ते नहीं होते थे। यार दिमाग खराब कर रखा है, इतना ज्यादा परेशान करते हैं कुत्ते, जो आवारा कुत्ते होते हैं वो वालों की बात कर रहा हूं मैं, घर वालों की नहीं, ठीक है। मेरे को काट लिया था बच्चों, इसलिए बताया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या होता, नो लॉन्गर accompanied him, अब वो उसके साथ स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, अब वो उसका ख्याल नहीं कर पाती थी, अब वो उसको पढ़ा नहीं पाती थी। पढ़ा क्यों नहीं पाती थी कि भाई सब कुछ इंग्लिश मीडियम में था तो उनको पल्ले ही नहीं पड़ता था, किसको, दादी माँ को। अब ये सारी चीजें रिपीट की जा रही कि अब कैसे टर्निंग पॉइंट आया और उससे क्या इफेक्ट पड़ा। आगे बढ़ते हैं। एंड एवरीथिंग वाज इन अनदर लैंग्वेज व्हिच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस थी, परेशान थी। क्या थी, क्यों थी उदास थी, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड दी स्क्रिप्चर्स। अब ना वहाँ पे उन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना भगवान की बातें थी, ना कोई स्क्रिप्चर्स की बातें पढ़ाई जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा दुख होता था, उन्हें बड़ा बुरा लगता था, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई डिसअप्रूव्ड द न्यू सिलेबस, और इस वजह से वो जो सिलेबस था स्कूल का उसको पसंद नहीं करती थी, कहती थी बेकार सिलेबस है, एक कौन सा स्कूल है भाई जिसमें ना धर्म कर्म की बातें बताई जाए, ना भगवान का नाम लिया जाए, बेकार स्कूल है, अच्छा तो हमारा गाँव का स्कूल था। उनको ऐसा फील होता, बड़े लोगों को ऐसा ही फील होता है, वो वेस्टर्न कल्चर को, इंग्लिश कल्चर को पसंद नहीं करते मैक्सिमम। चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। When the author went to a university, अब ऑथर बड़ा हो गया, स्कूल से कहाँ गया, यूनिवर्सिटी में गया। He got a chance, he got a separate room in his house, अब उसको अपने घर में एक अपना सेपरेट रूम मिला। क्या तुम्हें अभी तक मिला? नहीं मिला, मिल जाएगा, अच्छे नंबर लाओ, बढ़िया से पढ़ाई करो, कॉलेज जाना, 2 साल बाद, 1 साल बाद मतलब, बल्कि 12th में आके बस क्रॉस करो 12th, आपको एक अपना सेपरेट रूम मिलेगा, क्योंकि फिर आप बड़े हो चुके होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे। ऐसे जब ऑथर यूनिवर्सिटी में गया ना भाई, उसको ना अपना सेपरेट रूम मिला, ही गॉट अ सेपरेट रूम ऑफ हिज ओन एंड द बॉन्ड हैड ब्रोकन नाउ। अब जो बॉन्ड था दादी माँ का और जो पोते का था, वो अब कंप्लीटली ब्रेक हो चुका था, क्योंकि अब वो दोनों अलग रहने लगे थे। अब तक तो साथ रह रहे थे, लेकिन अब अलग रहने लगे थे। तो टर्निंग पॉइंट कैसा आया, जब दादी माँ को और जो ऑथर था उसको किसने बुला लिया, जो उसके माता पिता थे उन्होंने उनको घर पे शहर में बुला लिया। वहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और फिर चीज़ें चेंज होने लगी। न्यू सिलेबस आया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा जहाँ पे गॉड एंड स्क्रिप्चर का नाम नहीं होता था। दादी माँ अकम्पनी नहीं करती थी, अकम्पनी वर्ड याद रखना ना, हाँ। सो अब वो उसको अकम्पनी नहीं करती थी। सो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ द ऑथर एंड इट केम व्हेन दे हैड टू गो टू न्यू सिटी to live with their parents, to live with his parents in fact. Okay, चलो, is it clear or not? Are you having any doubt? किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है? इंग्लिश में मैं क्यों 2-3 लाइंस आपके सामने बोलता रहता हूं, ताकि वो आपके कानों में जाएं, आप इस तरह से लिखो। मैं आप बनकर पढ़ने की कोशिश करता हूं, मैं एक टीचर के तौर पे नहीं पढ़ा रहा यहां पे, मैं टीचर मान के नहीं पढ़ाता। मैं ये मानता हूं मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूं, मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, मैं कैसे पढ़ूं। जब ये वाला फील आता है ना दोस्त, तो चीजें आसान लगती हैं, और जो मुश्किल चीजें होती हैं वो भी समझ में आती हैं। हाँ भाई ये तो मुश्किल है, ये कैसे करूं। ये फील और कनेक्शन तभी बन पाता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है आसान है, इतना मुश्किल है नहीं, अब आसान सा लग रहा है। चलो आ जाओ। अब क्या हुआ, अब उसका सेपरेट रूम मिल गया था, और जो बॉन्ड था उन दोनों के बीच, रिश्ता था ना, कनेक्शन, दादी माँ का ग्रैंड सन का और जो हमारी ऑथर की दादी माँ थी, वो कनेक्शन टूट गया, ठीक है। ग्रैंड मदर रेयरली टॉक टू एनीवन इन दी हाउस नाउ। अब वो ना बहुत ही कम किसी से बात किया करती थी, क्योंकि अब उनकी उम्र भी बढ़ रही थी, ऊपर से अकेलापन भी था, और जो पोता था वो भी अपनी जिंदगी में अलग खुश हो गया था, है ना। चलो अच्छा, She had accepted her loneliness, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत भारी वर्ड्स हैं बच्चों। क्या आप ये सेंटेंस की गहराई को समझ पाए? She had accepted her loneliness, वो अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर चुकी थी, क्योंकि अब उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा था। अब उनकी वो लाइफ ही खत्म हो गई थी जहां वो मंदिर जा रही बच्चे को छोड़ने। उनका एक रूटीन था पहले, है ना, शी वाज फॉलोइंग अ रूटीन दैट टाइम। लेकिन जब वो व्हेन दे जस्ट केम बैक टू सिटी, वहाँ पे डिफरेंट स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिल गया था, तो वहाँ पे अब उनका कोई रूटीन ही नहीं बचा था। वो एक 4 दीवारी में रहती थी, बूढ़ी भी ज़्यादा हो गई होंगी उसके बाद, और जो साथ में रहता था बच्चा 2-4 बातें भी कर लेता होगा, पोता वो बातें भी नहीं करता था। अब दादी माँ पूरी तरह से अकेली थी, एंड ऐसा लगता था कि शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस, कि अब उन्होंने अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया था। इज इट क्लियर नॉट? यहां तक कहानी समझने में कोई दिक्कत आई? जिसने यहां तक समझ ली वो आगे भी समझ जाएगा। एक भी बच्चे को अगर डाउट आ रहा है, प्लीज टेल मी, मेरा बच्चा मेरे को बताओ, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। बच्चा रो के क्या कह रहा है? बच्चे रो ना, बताओ ना सर स्क्रीन ब्लर है क्या? नहीं, बाकी लोगों का क्लियर है। बच्चा आपका नेट स्लो हो रहा होगा,
आपका नेट स्लो हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइव रिवीजन क्लास ना आपको पोस्ट भी हो जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा, तो आराम से देख लेना। जब नेट की स्पीड, ये किसी का वाईफाई ले लेना यार, किसी से लेना पढ़, हाँ बेटर क्वालिटी में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्लियर है ना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी, हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं। तो अब उन्होंने अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया था। अगली बात आगे बढ़ती है, ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस। ठीक है, अब क्या था, ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस एंड फीडिंग इट टू दी बर्ड्स वाज हर डेली रूटीन। अब उनका डेली रूटीन क्या हो गया था कि ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस, जो पीस होते थे ना उनको ऐसे यूं करके ब्रेड के पीसेस को तोड़ती थी और किसको खिलाती थी, फीड करना यानी किसी को खिलाना, एंड फीडिंग इट टू दी बर्ड्स, बर्ड्स को खिलाना अब उनका डेली रूटीन हो गया। पहले कुत्तों को खिलाती थी, अब किसको खिला रही है, शहर में आने के बाद बर्ड्स को खिलाने लगी। आगे बढ़ते हैं, द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स, हर हेड, सम इवन ऑन द शोल्डर्स। और जो चिड़िया थी ना वो क्या करती थी, वो जो बर्ड्स होते थे पक्षी, वो कोई तो उनके टांग पे बैठ जाता था, कोई उनके कंधों पे बैठ जाता था, कोई उनके हेड पे बैठ जाता था, और वो उनको ब्रेड के पीस तोड़ के खिलाती थी। इससे पता चलता है कि दादी वो बहुत ज्यादा काइंड थी। चलो ओके, व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों। जब ऑथर ने डिसाइड किया कहां जाने का, अब्रॉड जाने का, कहां जाने का, अब्रॉड जाने का, ऑथर ने जब अब्रॉड जाने का डिसाइड किया, यानी दूसरे देश, अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्री, विदेश जाने का डिसाइड किया, शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ, वो उसको छोड़ने के लिए, लीव करने के लिए, वहां पे बाय बाय बोलने के लिए, सी ऑफ करने के लिए गई। क्या करने गई, लीव ऑफ करने गई, लीव हिम क्या कहते हैं वहां फॉर अब्रॉड के लिए वहां पे गई, रेलवे स्टेशन गई, बट नॉट लुक्ड सेंटिमेंटल, लेकिन वहां वो सेंटिमेंटल नहीं हुई। सेंटिमेंटल क्यों ही होती मुझे बताओ, शी वॉज नॉट लिविंग विद हिम एनी मोर, अब वो उसके साथ नहीं रहती थी, अब वो उससे कम बात करती थी, वो अकेली रहती थी, तो उनका उससे कोई कनेक्शन वो वाला नहीं रहा था कि एक दोस्त वाला रहा हो, एक पोते वाला रहा हो। अब तो बस एक खून का उबाल था, बस एक ब्लड रिलेशन था जो पोते के साथ बचा था। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। बट नॉट लुक सेंटिमेंटल, इनफैक्ट शी कंटिन्यूअसली रिसाइटेड हर प्रेयर्स एंड किस्ड हिम ऑन दी फॉरहेड। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ना उसको ऐसे माथा चूमा उसका, मेरे बच्चे जा, बहुत तरक्की कर, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर, जा तो खुश रहे, और वो ऐसे अपनी माला के दाने वो अपने पढ़ती रही, ऐसे पढ़ती रही। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 5 years, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, अब कहानी और बदली। देखो 3 फेज आए इस कहानी के, पहला गांव वाला, दूसरा शहर वाला जब यूनिवर्सिटी में चला गया यहां तक आया, और तीसरा अब्रॉड के बाद, जब 5 साल बाद वो अब्रॉड से वापस आया। After 5 years, when he came back home, जब वो घर वापस आया, his grandmother was there to welcome him back, but the next morning she got ill. भाई 5 साल बाद आया, सोचो ग्रैंडमदर की उम्र तब तक क्या हो गई होगी, वो बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, और ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। तो वो उसका वेलकम करने के लिए तो थी, आ गया मेरा बच्चा, आजा आजा, सही है तू, इतने साल बाद देखा तुझे, ऐसे उसका वेलकम तो किया। लेकिन अगले दिन बीमार पड़ गई, अगले दिन दादी माँ बीमार पड़ गई, she got ill. The doctor told that it was a mild fever. Okay, डॉक्टर ने कहा ये हल्का फुल्का बुखार है, बहुत ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, and it would go, ये चला जाएगा। But the grandmother told that her end was near. लेकिन जो बड़े बूढ़े होते हैं ना बच्चे, उन्हें पता चल जाता है कि अब उनका एंड करीब है। दादी माँ ने कहा नहीं ये सही नहीं होगा, मेरा वक्त आ गया, अब मेरा वक्त आ गया, समय आ गया, मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, दादी माँ ने बोल दिया। ओके, but the grandmother told that her end was near. She did not want to waste time talking to someone, so she kept reciting her prayers, laying on the bed. तो वो ना, उन्होंने ना अपना समय बर्बाद नहीं किया लोगों से बात करने में, वो अपनी ऐसे तस्बीह जो थी, माला जो थी, वो उसको पढ़ती रही, और उसके दानों को ऐसे पढ़ती रही, भगवान का नाम लेती रही, जो भी वो उस वक्त कर रही होंगी। अब और इसी तरह बेड पे पड़ी रही। The rosary fell down from her lifeless hand and she died. उनके हाथ में जो वो माला थी वो ऐसे उनके हाथ से यूं गिरी और वो मर गई, दादी माँ। All the sparrows could be seen in the veranda mourning her death. बहुत सारी जो चिड़ियाएं थी वो वहाँ पे आई उनका दुख का विलाप करने के लिए, और उस दिन उन चिड़ियाओं ने कुछ नहीं खाया। वो दादी माँ के मरने की जो फीलिंग थी, ऐसा लग रहा था वो उसको समझ पा रही थी कि वो वहाँ पे दुख मना रहे हैं। कौन, वो जो चिड़िया जिनको दादी माँ बासी जो ब्रेड होती थी, बल्कि बासी नहीं ब्रेड ही होती थी, ब्रेड के पीसेस खिलाती थी। तो दोस्तों बहुत इमोशनल कहानी है, सच्ची बात, एक अच्छी, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की में बात है ना वो ये कि कोई कहानी झूठी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। और कहीं ना कहीं कमोबेश ये ना कहानी हर घर की कहानी है, कहानी हर घर की है। ये दादी घर का एक ऐसा ही हिस्सा होती है जो बहुत इनसिग्निफिकेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन येट
उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे घर के अंदर, वो हमारे घर की रौनक होती है, और जब वो चली जाती है तब उनका हमें ख्याल आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये पूरा एक लॉन्ग आंसर है जो मैंने आपके लिए लिखा है। उम्मीद करता हूं कि इसको समझने में, पढ़ने में, इसकी लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। इस तरह का लॉन्ग आंसर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए ही बनाया है। सो बच्चों समझ में आई कहानी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। कौन है वो लेडी? एक ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर है। क्या मैं इसको थोड़ा सा सम अप करूं? क्या इसका पोस्टमार्टम कर दूं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसका पोस्टमार्टम करते हैं भाई। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का पोस्टमार्टम करके दिखाओ जल्दी से। आ जाते हैं, चलो। हाँ भाई, क्या है इस कहानी में? क्या है ऐसा जो हमें इसमें मुश्किल लगेगा? मैं तो आप बन के सोचता हूं, मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूं, मेरा एग्जाम है इंग्लिश का, मैं कैसे प्रिपेयर करूं पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को, वो सोच रहा हूं। मेरे को सर ने कहानी बताई, एक मोटा माटी, एक लॉन्ग आंसर बताया, कुछ वर्ड्स बताया, याद हो गया। तो ये एक स्टोरी है, किसकी है? स्टोरी। जल्दी से आओ खत्म करते हैं। राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग पे मत जाना, बस इसको हम ना ब्रेकअप करके देख रहे हैं इसका। हाँ, स्टोरी ऑफ ए ग्रैंड मदर। किसकी कहानी है? ग्रैंड मदर की कहानी है, एंड ग्रैंड सन। ठीक है, उनकी कहानी है। ठीक है, इसमें क्या है? विलेज में रहते, कहाँ रहते हैं? विलेज में रहते हैं। और क्या कहती है ग्रैंड मदर? कैसी है ग्रैंड मदर? कैसी है? रिंकल्ड फेस है, शॉर्ट है, फैट है, स्लाइटली बेंट है ना, स्लाइटली बेंट है। और क्या था? वो जब उसके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ चले गए? पेरेंट्स लेफ्ट, कहाँ गए? फॉर सिटी के लिए चले गए। ग्रैंड मदर क्या करती थी? सन को वेक हिम अप करती थी, है ना, उसको खाना देती थी, और टेंपल स्कूल छोड़ के आती थी, सेंड हिम टू स्कूल। और उसके बाद क्या करती थी? और कुत्तों को, डॉग्स को स्टेल चपातीज देती थी, डॉग्स को जो स्ट्रीट के होते थे, है ना, देती थी ना। शी यूज्ड टू डू दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इज इट क्लियर और नॉट? है ना, चलो। और क्या करती थी? और क्या था उसके बाद? क्या हुआ? टर्निंग पॉइंट आया। क्या आया? टर्निंग पॉइंट आया। और उसके पेरेंट्स ने क्या करा? ऑथर के पेरेंट्स ने उनको बुला लिया, ब्रॉट देम टू सिटी में बुला लिया। सिटी में बुलाने के बाद क्या किया? अब क्या हो गया था? लाइफ चेंज हो गई थी। जो बेटा था, जो ग्रैंडसन था, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा। दादी माँ क्या हो गई थी? दादी जो हमारी ग्रैंड मदर थी, वो क्या होने लगी थी? ग्रैंड मदर ही लिख देता हूं, कहीं फिर आप कभी दादी माँ लिख दो, है ना। वैसे कोई समझदार टीचर होगा तो गलत नहीं करेगा दादी माँ को भी। जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर क्या थी? डिस्ट्रेस्ड हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि अब उनका सेम रूटीन नहीं रहा था। नो लॉन्गर फीड द डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, नो लॉन्गर सेंड हिम टू स्कूल, है ना, वाला रूटीन नहीं रहा था। फिर ऑथर कहाँ चला गया था? सेपरेट रूम हो गया था ऑथर का, बॉन्ड जो था ब्रोक हो गया था, बॉन्ड ब्रोकन, है ना बच्चों। उसके बाद अब्रॉड चला गया ऑथर, 5 साल बाद लौटा, एंड शी डाइड। ये पूरा चैप्टर की कहानी है। सिर्फ एक समअप करके देखा मैंने, ब्रेकअप करके देखा, इससे ज्यादा तो इसमें कुछ नहीं है ना, बस यही है ना। आओ इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी इसमें कोई भी डाउट आ रहा है मुझे बता दो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है, मजेदार है। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्या आ रहा है कॉन्फिडेंस? चलो अब मुश्किल से मैं आपका इंतजार करता हूं 1-2 मिनट, ताकि आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। कॉमेंट्स में देख ही रहा हूं, कॉमेंट्स लिखे क्यों नहीं आ रहे यहां पे? आई कांट सी एनी कॉमेंट देयर। सो मैं कमेंट एक बार पढ़ लेता हूं अच्छे से। आपको जो भी डाउट आ रहा है पूछ लो, फिर हम इसके क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ठीक है? इज इट क्लियर? हाँ, अब देख पा रहा हूं मैं। हाँ बच्चा लोग, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूं, डोंट वरी। 10th वालों, 12th वालों, आपका भी अब लाइव सेशन स्टार्ट हो गए ना। डियर सर के लाइव सेशन जो कि मशहूर है वन शॉट रिवीजन के लिए, वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। टेंशन की क्या है बात? Can I have a chair? सो बच्चा लोग क्या पूछ रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छा समझा सर, समझ आ गया, वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर
सर ग्रैंड मदर का रूटीन इन सिटी एंड रूटीन इन विलेज बता दो। बच्चों अभी भी तो एक्सप्लेन किया था, आप एक बार उसको दोबारा सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइंड कर लेना। और पीडीएफ और ऑल चैप्टर्स आपको मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी हाँ 360 एचडी हो जाएगी बाद में एचडी हो जाएगी, अभी भी बढ़ा देते हैं ना बच्चों को थोड़ी सी क्वालिटी का। अच्छा अभी नहीं हो पाएगा, अच्छा कोई नहीं। वैसे सही आ रहा है, वैसे बढ़िया आ रहा है। लो वाईफाई इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा तो ही हल्का दिख रहा होगा। जब पोस्ट होगा जब हो जाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो बच्चों अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। चलो इसके जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया। समझाने को तो मैं इसमें और भी बहुत कुछ समझा सकता हूँ, बट आपका टाइम कीमती है मेरे लिए। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले। एनसीईआरटी में तो कुछ खास क्वेश्चन दे ही नहीं रखे इसके, आई कांट सी। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन इसके कुछ अच्छे हैं नहीं, और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग इधर। बच्चों किसी को भी अगर क्वालिटी का इशू आ रहा है, मैं तो आपको दिख रहा हूं ना, मेरी आवाज सुनाई आ रही है, बस काफी है। रही बात इस पीडीएफ की, ये आपको सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आ जाओ ग्रैंड मदर के क्वेश्चंस देखते हैं, मैंने अलग से आपके लिए निकाल रखे हैं। कहाँ गए ग्रैंड मदर? पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के क्वेश्चंस इधर भी नहीं है क्या? ये रे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चे लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो जल्दी से पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ओल्ड ग्रैंड मदर? भाई खुशवंत सिंह जो इस कहानी के लेखक है, ऑथर है, वो अपनी ग्रैंड मदर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो वही बताया था ना कैसी है वो, कैसी है, शॉर्ट है, रिंकल्ड फेस है, फैट है, वो वाली जो उसमें पूरी पूरी बात बताई थी। उसी लॉन्ग आंसर से आपके सारे क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। आ जाओ। गिव अ पेन पिक्चर ऑफ द नरेटर्स ग्रैंडफादर तो गलत हो गया, अच्छा ग्रैंडफादर एज ही अपीयर्ड इन द पोर्ट्रेट। भाई पेन पिक्चर भाई नरेटर ने जो ग्रैंडफादर थे अपने, उनकी ग्रैंडफादर की भी तस्वीर थी, उसके बारे में क्या बोलते हैं? तो उनके बारे में ऑथर का मानना है कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी मुस्टैश थी, ऐसा लगता था कि भाई ये बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान है, डेंजरस दिखने वाले हैं। सो ये इसमें आप आंसर कर दोगे। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द नरेटर्स ग्रैंडमदर गिव द इंप्रेशन ऑफ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन? आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा क्वेश्चन है। हाउ कैन यू से दैट द ग्रैंड मदर वॉज अ डीपली रिलीजियस माइंडेड लेडी? आपको ऐसा क्यों लगता है वो डीपली रिलीजियस माइंडेड लेडी है? हाउ कैन यू से? क्योंकि भाई वो हर वक्त वो बता दें मंदिर जाती थी भाई, और हर वक्त वो जो रोजरी होती थी उनके बीट्स थे वो उसको ऐसे रिसाइट करती रहती थी प्रेयर्स, और मरने के टाइम पे भी उन्होंने लोगों से बात करना नहीं पसंद किया था। हुआ था ये सारी बातें, ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिखी भी रखी हैं, तो वही आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स व्हेन वॉज द फ्रेंडशिप सीमेंटेड एंड ब्रोकन? बट भाई मैं और मेरी ग्रैंड मदर दोस्त थे, वो दोस्ती कब टूटी है बतानी है। भाई दोस्ती कब थी? जब वो विलेज में थे। और टर्निंग पॉइंट कब आया? जब उसका सेपरेट रूम जब हुआ ना, तब वो ब्रोकन हो गया। अगर 3 नंबर में आंसर आया तो छोटा लिख देना, 6 नंबर में आया तो पूरा बता देना, पूरी कहानी बता देना, इस दौरान क्या क्या हुआ। इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया, वो उसके साथ नहीं जाती थी, अब वो उससे बात नहीं करती थी, वो वाली सारी चीज़ हो जाएंगी। ठीक है। व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी इन द सिटी? भाई वो अनहैप्पी क्यों थी? बिकॉज जो द ऑथर वॉज एडमिटेड टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड शी कुड नॉट मेक हिम स्टडी, शी कुड नॉट टीच बिकॉज ऑफ द अदर लैंग्वेज। वो अब उसको नहीं समझा पाती थी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सिलेबस। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज देयर वाज नो टीचिंग्स ऑफ गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स। वहाँ पे गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स की कोई टीचिंग नहीं थी इन दैट इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो दैट्स व्हाई शी सीम्ड टू बी वेरी अनहैप्पी।
ठीक है। व्हाट वाज द ग्रैंडमदर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश एजुकेशन एंड म्यूजिक लेसन्स एट स्कूल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी सेम क्वेश्चन ही है। तो दोस्तों आपके ना दो तरह के क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक तो 3 नंबर में, एक 6 नंबर में। 3 नंबर में कितना लिखोगे, 40 से 50 वर्ड्स में लिखोगे। 6 नंबर में बड़ा क्वेश्चन है तो पूरी कहानी बता देना। अच्छा, अगर एग्जाम में ऐसा हुआ कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था, दादी माँ से ही रिलेटेड था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे, मान लो कि जो ग्रैंड मदर थी उनका रिश्ता हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, या व्हाट इज द रोल ऑफ अ ग्रैंड मदर इन इंडियन सोसाइटी, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। अब इसमें कहानी से तो रिलेटेड है नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना, फिर क्या करोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो। या व्हाट वाज द एटीट्यूड या ओवरऑल एटीट्यूड ऑफ द ग्रैंडमदर, और इफ यू वर द ग्रैंडसन ऑफ ग्रैंडमदर लाइक खुशवंत सिंह, सो व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते हो, ये इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपसे आता है तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, हार मान लोगे, ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे। ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे प्यारे दोस्तों। जो मैंने लॉन्ग आंसर आपको लिखवाया है, लर्न कराया है, उसको लिख के आ जाना, उसको लिख के आ जाना, कुछ ना समझ में उसको लिख के आ जाना, बस छोड़ के मत आना आपसे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो जो कहानी है ना उसको एक्सप्लेन कराने के लिए ही पूछेगा। बस 2-3 लाइंस, सिर्फ 2-3 लाइंस ऐसी होंगी जो आपको अपनी तरफ से बनानी पड़ेंगी। अगर क्वेश्चन समझ पाओगे अच्छे से तो ही बना पाओगे। इसके बारे में जो हमारा फाइनल रिवीजन क्लास होगा ना लाइव, उसमें डिस्कस ज्यादा करूंगा। अभी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम हमने इस चैप्टर को दे दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिस्कवरिंग टुट द सैगा कंटिन्यूज। ये क्या है चैप्टर, इसको पढ़ते हैं बहुत ही मजेदार लैंग्वेज में। इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना के दे भी रखा है अगर आपने नहीं देखा। अच्छा हाँ, जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर है ये मैंने आपको बना रखी है वीडियोस। कहाँ पे बना रखी है भाई, प्लेलिस्ट में जाओगे आप, प्लेलिस्ट में जाना, डियर सर चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में ना ये क्लास 11th की प्लेलिस्ट है। कहाँ गई जी, क्लास 11th की, ये रही इंग्लिश ऑल चैप्टर्स 2024, ये रही आपकी प्लेलिस्ट है ना। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ये रही भाई, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी भी मिल जाएगा आपको। अरे भाई साहब, ये चलो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी भी मिल जाएगा। अरे भाई रुक जाए, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी भी मिल जाएगा, डिस्कवरिंग टुट भी मिल जाएगा, मैंने करवा रखे हैं आपको। और 11th क्लास का जितना भी आपको मिलना है सारी चीज़ें वो यहीं पे मिल जाएंगी, आपके लिए प्लेलिस्ट बनी है। तो डिस्कवरिंग टुट की भी वीडियो बना रखी है मैंने, और पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की भी सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वहाँ भी देख सकते हो आप अगर टाइम मिले आपको और मन हो आपका। ठीक है, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ये रहा किंग टुट। कहाँ गए किंग टुट, अरे ये चैप्टर तो बड़ा मजेदार है, मम्मी वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये रहा चैप्टर, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये चैप्टर। इसमें मैंने आपके लिए ना, आपको समझाने के लिए मैं खुद मम्मी बन गया था, खुद फिरौन बन गया था और आपको समझाया था। मम्मी बना के पूरा उसे काटा पीटा, जैसे उन्होंने मार के उसको निकाला था, वो सब भी आपको दिखाया, देखो पूरा समझाया था अच्छे से, तो कोई टेंशन नहीं है। ये चैप्टर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, डिस्कवरिंग टुट है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ठीक है, मजा आएगा इसको देखने में। लेकिन फिलहाल मैं इसी चैप्टर को आपको यहाँ पे करा देता हूँ बहुत आसान लैंग्वेज में। बच्चों जिसको हिस्ट्री से प्यार है ना उसको तो बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को करने में। क्या आपको कभी द मम्मी मूवी देखी आपने? मम्मी मूवी देखने में आपको कभी इंटरेस्ट आया? द मम्मी मूवी देखने में आपको अगर इंटरेस्ट आया हो तो आपको बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। ये कहानी है तूतन खामुन की कहानी। हमने बचपन से सुना था कि तूतन खामुन था, कौन था ये नहीं पता था, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चला तूतन खामुन की कहानी है। अब तूतन खामुन कौन था? मिस्र है ना, एक जगह है उसका नाम है मिस्र, इजिप्ट जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा देश है इजिप्ट। अब इजिप्ट में क्या होता था, वहां ना बहुत साल पहले है ना, वहाँ पे बहुत साल पहले क्या होता था, आज से लगभग 1000 साल पहले, 1500 साल 2000 साल पहले पुरानी कहानी है। अब क्या होता था वहाँ जो राजा होते थे ना, जो राजा होते थे उनको फिरौन कहते थे। क्या कहते थे? फिरौन कहते थे, फेरो, मिस्र के फेरो, इजिप्ट के। हाँ, तो वो फिरौन होते थे और वो क्या करते थे, वहां पे राज किया करते थे, राजा होते थे। अब वो राजा ऐसे होते थे कि जब वो मर जाते थे ना तो उनको ना मर के ना ऐसे दफनाते ऐसे ही नहीं थे कि ऐसे ताबूत में डाला और मिट्टी डाल दी और दफना दिया। वहां ना क्या करते थे, उनको ना मम्मी बनाते थे उनकी, या उनका पूरा जो ब्रेन निकाल के और बॉडी पार्ट्स को कट करके उन पर मसाले वसाले लगा के, तलते नहीं थे, मसाले लगा के पट्टी बांधते थे। क्या सोचने लगे तुम भाई, मसाले लगाते थे और उनको ऐसे स्ट्रेपिंग करके ना उन पर पूरी, और फिर क्या करके उनको ना पूरा एक जो ताबूत होता था ना उसके अंदर, कॉफिन के अंदर
बंद करके और फिर मिट्टी में दबा देते थे, बहुत सारा खजाना भी डालते थे। ये तो उनका पूरा एक रिवाज हुआ करता था। तो जिसे बोलते थे मम्मी, क्या बोलते थे? मम्मी बोलते थे। वो पूरी पट्टी बांधे वो मम्मी देखी होगी ना आपने, वही मम्मी। ये कहानी तूतन खामुन की ऐसी ही एक मम्मी की कहानी है, जो कि पहली बार जब उसकी खोज हुई ना, एक हावर्ड कार्टर करके एक हिस्टोरियन थे, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने उस मम्मी की खोज की थी, निकाला था उसे ताबूत को पिरामिड में से मिस्र के। तो उसके बारे में पूरी कहानी, मजेदार कहानी, और पढ़ते हैं शुरू से। आर यू रेडी? क्या शुरू करूं लॉन्ग आंसर इसका? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, क्या शुरू कर दे? हाँ। क्लास 12th के भी आपके लिए मैंने चैप्टर्स बना रखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। लाइव रिवीजन भी मुश्किल से 2-3 दिन में शुरू कर दूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल्स के साथ जुड़े रहना, कनेक्ट रहना, कहीं पता ही ना चल पाए नोटिफिकेशन आपको, तो कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहा करो। कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हो, अभी कमेंट में पूछ लो, वैसे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, कहीं पे पर पूछ लेना, बिल्कुल टेंशन मत लो। बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका, राइटिंग पोर्शन भी कवर होगा सभी का, डोंट वरी। हाँ 10th का क्यों नहीं? अरे 10th वालों, तुम्हारी तो ऐसी तैयारी कराऊंगा, ऐसी तैयारी करूंगा, तुम कहोगे मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, बस मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये बच्चों, मेरे को ना डराना नहीं आता, मैं तुम्हें डरा नहीं सकता कि पेपर ऐसा हो जाएगा हो जाएगा। मैं तुम्हें सच बताऊंगा, और जो सच होता है ना वही मेरे मुंह से निकलता है। अगर पेपर डिफिकल्ट आना होता है, मुझे लगता है डिफिकल्ट आएगा, तो मैं बता देता हूं, और फिर मैं उसका सोल्यूशन भी दे देता हूं साथ के साथ। तो ये अपनी आदत है। अनसीन पैसेज से बच्चों को बहुत डर लग रहा था, अनसीन पैसेज से बच्चों को बहुत डर लग रहा था। बच्चे कह रहे थे सर अनसीन पैसेज कैसे होगा, बता दो सर, बहुत डर लग रहा है, अनसीन पैसेज नहीं आता, अनसीन पैसेज नहीं आता। तो मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए ना अनसीन पैसेज की वीडियो बना दी, बात ही खत्म करी। मैंने अनसीन पैसेज की एक वीडियो बना दी, उसमें ट्रिक बताई, जो भी मैंने स्टडी किया, मैंने खुद स्टडी की पूरी, कि क्या माहौल चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सबका डीप एनालिसिस करने के बाद उसका निचोड़ मैंने आपको दे दिया। ये रही अनसीन पैसेज की वीडियो, ये रही आपके सामने। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। कहां है जी अनसीन पैसेज हमारा? हाँ, ये रहा पैसेज, ये रही वीडियो, ये रही आपको वीडियो। तो अनसीन पैसेज के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 10th 11th 12th तीनों की बात कर रहा हूं। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अनसीन पैसेज की। अब बच्चे परेशान रहते थे कि सर, सब टीचर बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो अनसीन पैसेज को करने के लिए, प्रैक्टिस करो, लेकिन सर प्रैक्टिस कहां से करें, समझ ही नहीं आता, पल्ले ही नहीं पड़ता, कहां से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके क्या हो जाएगा? क्या वो मैथ्स थोड़ी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व करके प्रैक्टिस कर ली, ऐसा थोड़ी होता है। भाई प्रैक्टिस उस चीज की जाती है जिसका कोई फॉर्मूला हो, फॉर्मूला तो दो, फॉर्मूला तो कोई दे नहीं रहो, आप करो प्रैक्टिस करो, समझ में आ नहीं रहा, प्रैक्टिस करो। तो बच्चे ये बड़ा परेशान थे, मुझसे कहते रहते थे सर टीचर भी नहीं बता रहा, आप बताओ। तो ये वीडियो मैंने बताई, जिसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला दिया, क्या करा, वो फॉर्मूला दे दिया अनसीन पैसेज का। तो कर लेना इसको देख के, हाँ ये फॉर्मूला ऐसा दिया है मैंने कि कोई ये कह ही नहीं सकता कि हाँ ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि 100% वर्किंग फॉर्मूला है। बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है इस तरह के फॉर्मूले निकालने के लिए, बनाने के लिए, जो कि मैंने आपके लिए बना दिया। मेरे बच्चों, एक स्टूडेंट की तरह सोचता है ना जब एक स्टूडेंट की तरह सोचने लगे, तब सारी चीज समझ में आती हैं। चलो जी, वापस आ जाते हैं, बैक टू द पॉइंट। कहां थे हम? हमारे पोर्ट्रेट ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ पे थे हम। आ जाओ डिस्कवरिंग ट्रुथ पे। दादी वाले चैप्टर से मुझे कुछ खास लगा हुआ है, बार बार वहीं पहुंच जाता हूं। चलो जी शुरू करें। हाँ जी, तो क्या है ये कहानी, किंग टुट की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। आ जाओ कम ऑन, जल्दी से खत्म करेंगे बच्चों, जल्दी से खत्म करेंगे। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हाँ भाई, दिस स्टोरी इज अबाउट तूतन खामुन की कहानी है, जो मिस्र का एक राजा था, एक रूलर था, एक किंग था, एक फिरौन था। वहां के राजा को क्या बोलते हैं? फिरौन, फेरो। ठीक है। हु वॉज द लास्ट एयर मतलब क्या होता है? ये जो एयर है, एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है राजा या उत्तराधिकारी जिसे कहते हैं, जो वारिस जिसे कहते हैं वो होता है वारिस या उत्तराधिकारी को हम एयर बोलते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एयर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब जो वंश था, जो खानदान था, फेरो खानदान, उसका लास्ट था, यानी उसके बाद फिर फिरौन होने बंद हो गए थे। कोई और आया होगा, पता नहीं, चलो आगे देखते हैं। ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट, He was a teenager when he died and his death was a mystery. वो एक टीनेजर था जब वो मरा, और उसकी मौत आज भी एक मिस्ट्री है। Some speculated that he was murdered. स्पेकुलेट करना होता है तुक्का मारना, या फिर ऐसे ही क्या कहते हैं, ऐसे ही ना एक तरह से क्या कहते हैं, अपनी तरफ से सोच लेना। हाँ मेरे हिसाब से स्पेकुलेशन बोलते हैं ना, ऐसे ही मन से अपने कहना, बात कहना। तो सबने क्या, कुछ लोगों ने क्या किया, स्पेकुलेशन किया या स्पेकुलेट किया कि उसकी ना मर्डर किया था, उसका क्या किया था, मर्डर किया था। दैट ही वाज मर्डर्ड, उसका मर्डर हुआ था। ये विजिबल है, इज इट विजिबल और नॉट?
इज इट विजिबल, क्लियरली विजिबल? ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोग तुक्का मारते थे या कहते थे या फिर ऐसे ही बातें बनाते थे कि वो क्या था, उसका मर्डर हुआ था। टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, टुट का या तो बाप था या फिर उसका दादा था या ग्रैंडफादर थे, एमेनहॉटेप थर्ड। एमेनहॉटेप थर्ड ने क्या किया था भाई? एमेनहॉटेप थर्ड, कहाँ आ गए हम? एमेनहॉटेप थर्ड, ओहो इस पर आ गए हम। चलो, जो तुट्स के जो फादर थे एमेनहॉटेप थर्ड, ये रहे। एमेनहॉटेप थर्ड वाज अ वेरी पावरफुल फेरो हु रूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स। उसके जो दादा रहे होंगे या दादा रहे होंगे या पिता रहे होंगे, ये क्लियर नहीं है। उन्होंने ना जो 40 साल तक वहां पे इजिप्ट में राज किया था। कितने साल? 40 इयर्स। जो वर्ड मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया ना, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप भी याद रखना, ठीक है। हिज सन एमेनहॉटेप, किसके सन? वो जो एमेनहॉटेप थर्ड के सन थे। एमेनहॉटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम। सक्सीडेड मतलब होता है कि जो अगला बना, सक्सीड करना, आगे बढ़ना, जो आगे बनता है। तो जिसने सक्सीड किया, जो आगे बढ़ा था, यानी अगला राजा बना, हिम, एंड स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। वो जो एमेनहॉटेप फोर्थ था ना, वो सच में सनकी राजा था। उसने सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, स्ट्रेंजेस्ट समझते हो, जो बिल्कुल अजीब था, एक अजीब राज उसने शुरू किया। क्या किया उसने? He promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten. उसने जो सूरज की जो वो थी ना, क्या कहते हैं, पूजा, उसको प्रमोट करना शुरू किया। और क्या किया उसने? एंड ही चेंज हिज नेम टू अखनतन, और अपना नाम भी अखनतन उसने रख लिया। सर्वेंट ऑफ द एथेन, जिसका मीनिंग था एथेन का, यानी सूरज का सर्वेंट, यानी उसका गुलाम या उसका नौकर। मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबिस टू द न्यू सिटी ऑफ अखनतन। और उसने जो कैपिटल थी, जो रिलीजियस कैपिटल थी, वो भी थीबिस से शिफ्ट करके कहां कर दी? अखनतन उसको बना दिया, जिसको अमरना के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आई कहानी? किसकी कहानी है? मम्मी की। किसकी मम्मी है वो? तूतनखामुन। तूतनखामुन कौन है? जो लास्ट ईयर था, किसका? इजिप्ट का, या फेरो डायनेस्टी का जो लास्ट इजिप्ट था, उसकी कहानी है। अब उससे पहले कौन थे? उसके जो दादा रहे होंगे या उसके फादर थे, जिनका नाम था एमेनहॉटेप थर्ड। उनके बाद कौन आया? उनके जिन्होंने 40 इयर्स तक राज किया। उसके बाद एमेनहॉटेप फोर्थ आया, जो कि स्ट्रेंजेस्ट पीरियड जिसने इजिप्ट में शुरू किया। और क्या स्ट्रेंजेस्ट पीरियड क्या उसने अजीब किया भाई? उसने एथेन की पूजा या सनडिस्क की पूजा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जो रिलीजियस कैपिटल थी थीबस से, उसको भी चेंज करके अमरना कर दी। आगे बढ़ जाए, इतना ही तो कुछ है, इतना ही है ना अभी तक? आगे बढ़ जाए, इसमें और कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थीबिस से अमरना कर दी, अखनतन कर दी। चलो, उसने अमुन, ए मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल, और उसने अमुन की पूजा पे बैन लगा दिया, उसके मंदिरों को तोड़ा। अरे ये ना सब सारा काम ना, पता है, रिलीजियस जितनी भी बातें होती है ना, राजाओं से चली आ रही है। ये करी इसलिए जाते ताकि जनता का ना सपोर्ट या ध्यान उसका भटका के रखा जाए। अब इन्होंने क्या किया? वहां उसके मंदिर को तोड़ दिया। अब अतन के मानने वाले तो उसके सपोर्ट में आ गए होंगे। इस तरह से इन्होंने कहानी शुरू करी। आ जाते हैं, मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल, और उसके जो टेंपल्स हैं, मंदिर, उनको तोड़ना इसने शुरू कर दिया था। ठीक है जी। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम हु डाइड सून। उसके बाद एमेनहॉटेप फोर्थ के बाद कोई और भी रूलर आया, कोई और फिरौन भी आया, लेकिन वो जल्द ही खत्म हो गया, वो मर गया। ठीक है जी। उसके बाद तूतनखातन, जिसे हम तूतनखामुन के नाम से जानते हैं, किंग टुट के नाम से जानते हैं, वो आया और उसने 9 साल राज किया। 9 साल की उम्र में राजा बना। 18 साल की उम्र में उसका मर्डर कहते कर दिया गया, या वो मर गया, आज तक नहीं पता चला कि उसका मर्डर हुआ था। ये क्या बात थी? चलो जी। एंड वर्शिप्ड गॉड अमुन। अब इसने अमुन की पूजा शुरू कर दी। मतलब जनता तो पागल हो गई होगी। पहले वाले राजे ने एथेन को कहा कि उसकी पूजा करो, इन वालों ने अमुन को कहा। मतलब देख रहे हो, इनको यही मिला था बस ये सब यही कर रहे थे। इन ओल्ड वेज इसने दोबारा से अमुन को कहना शुरू कर दिया कि अमुन की पूजा करो। He changed his name to तूतनखामुन। अब खुद तूतनखातन था, अतन था इसके नाम में, इनने चेंज करके उसको क्या कर लिया? अमुन कर लिया, तूतनखामुन कर लिया। तो ये इन लोगों की कुछ स्ट्रेटेजी रहती होगी कि क्यों किस गॉड को पूजा करवानी है। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ इनका पॉलिटिकल इसके अंदर एडवांटेज होता होगा। डोंट नो कि क्या रीजन रहा हो, वो तो कोई हिस्टोरियन बता सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी बताई कि क्या क्या हुआ है, सिलसिलेवार तरीके से इन लोगों ने क्या क्या किया था। पूरी हमने एक सीरियल वाइज चीज़ों को समझने की कोशिश करी है। लिविंग इमेज ऑफ अमुन, इसने अपना नाम रख लिया। ठीक है, अब कहानी का अगला मोड़ आता है। तो मोटी मोटी मैंने आपको जो क्या कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके सामने रख दिए। अब 1922 में पहली बार हिज टूम वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर इन 1922। हावर्ड कार्टर साहब थे जिन्होंने जो हमारा तूतनखामुन है, हमारी मम्मी है, उसकी खोज की, उसके कॉफिन को, उसके ताबूत को ढूंढ निकाला। कहां? इजिप्ट में निकाला होगा ना, इजिप्ट के अंदर 1922 में। ही वॉज लेड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड, wealth and everyday items like a bronze razor, games, clothes,
केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। और वहाँ से और भी चीज़ें क्या निकली भाई, बहुत सारा गोल्ड था, वेल्थ थी और रेजर था, गेम्स थे, क्लोज कपड़े भी थे, फूड भी था वहाँ पे, वाइन भी थी, वहाँ से सबसे निकला था। मैंने आपको बताया था कि वो लोग क्या करते थे, जो राजा मर जाता था ना उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी दफना देते थे ताकि वो राजा के काम आए। उनका मानना था कि दोबारा इसके अंदर आत्मा आएगी, दोबारा जागेगा और दोबारा अपने यहाँ रहना शुरू कर देगा, तो उनका ऐसा मानना था, इसलिए वो ये सब किया करते थे। Some parts of the Tut's treasures in the tomb were ऑलरेडी लूटेड। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था या फर्स्ट, मुझे इसमें क्लियर नहीं है कि फर्स्ट में या सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ऐसा माना जाता है कि जो लुटेरे थे या जो भी वहाँ पे अटैक करने आए थे उन्होंने लूटने की कोशिश करी थी। वो जो किंग टूट की जो मम्मी थी, उन्हें थोड़ी पता था कि किंग टूट की मम्मी है, ये तो बाद में हावर्ड कार्टर ने 1922 में बताया। तो सेकंड तो नहीं होगा, फर्स्ट ही होगा ना। 1914 से 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इजिप्ट के अंदर ना कुछ जो सेना थी या जो लुटेरे थे वो आए थे और उन्होंने सोना लूटने के चक्कर में, वो जो भी लोग रहे होंगे, उन्होंने क्या किया था, जो किंग टुट की जो मम्मी थी उसको भी नुकसान पहुंचाया था। क्या किया था, उसको भी नुकसान पहुंचा दिया था। और सम पार्ट ऑफ द टुट्स ट्रेजर इन द टूम वर ऑलरेडी लूटेड, और उसका जो खजाना था उसको भी काफी लूट लिया गया था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ये तुम्हारी कहानी में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें अपनी तरफ से बता रहा हूँ। चलो आ जाओ। His tomb was rock cut 26 feet underground which had wall paintings। अब उसका टूम कैसा था भाई, रॉक से, जैसे किसी पहाड़ी को ऐसे रॉक को, चट्टान को ऐसे काट दिया गया था, और 26 फीट अंडरग्राउंड था, 26 फीट नीचे था, which had wall paintings के अंदर घुसते ही ना दीवारों पे पेंटिंग लगी हुई थी, बनी हुई थी। On the outer coffin Tut's face was gilded। आउटर कॉफिन, जो कॉफिन का ऊपर का हिस्सा था ना, वहाँ टूट की जैसे बना नहीं देता आपने, मम्मी देखी ऐसे चेहरा बना हुआ होता है, खिला हुआ सा होता है, ऐसे मम्मी सी बनी होती है, बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई होती है उसकी, हाँ वो बना हुआ था। इन द फर्स्ट coffin he found the garland of olives, lotus petals and cornflowers। और क्या क्या था पहले कॉफिन के अंदर, वहाँ 3 कॉफिन मिले थे, तो भाई 3 में से भाई एक में खाने पीने के सामान थे, 2 में बाकी में, और एक में क्या था, ये था। बल्कि इसके साथ ना इसकी 2 बच्चियां, जो छोटी बच्चियां थी, किंग टुट की बच्चियां मानी जाती हैं, उनके भी वहाँ कॉफिन मिले थे, उनकी बच्चियां भी उसी में मम्मी बनी हुई थी। किसकी बेटियां थी वो तूतनखामुन की। क्या एग्जाम में आएगा? नहीं, ये तो मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। चलो भाई, मुझे क्यों इंटरेस्ट आता है भाई तूतनखामुन की कहानी में? मुझे इसलिए इंटरेस्ट आता है क्योंकि हिस्टोरिकल कहानी है, ये सारी सच्ची कहानी है, सच जानने में तो मजा ही आता है ना। तो इसलिए मुझे मालूम है कि तूतनखामुन के जो बेटियां थी वो भी, उनकी भी मम्मी उसी टूम के अंदर मिली थी। छोटी बच्ची थी, एक तो बहुत ही छोटी थी और एक थोड़ी सी बड़ी थी, तो 2 लड़कियां थी, बेटियां थी, जिनकी माना गया था कि भाई पूरे परिवार को एक साथ ही लगा दिया होगा ना, मतलब दफना दिया होगा। तो ये था फैक्ट। चलो आ जाओ। और वहाँ पे खाने पीने का सामान रहा होगा, और क्या ही रहा होगा, कॉर्नफ्लावर होंगे, लोटस पेटल्स और वो सारी चीजें रही थी। इट शोड दैट ही वाज ब्रीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। फूलों से पता चलता है कि जिस तरह के वहाँ फूल थे कि वो फूल इस महीने में खिलते, तो मार्च और अप्रैल में इसको दफनाया गया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसको दफनाने में ना तकरीबन 70 दिन लगे होंगे, वो पूरा कार्यक्रम करने में, मम्मी बनाने में, काटने पीटने में, मसाला लगाने में, बॉडी को जब मम्मी बनाया है ना तो 70 दिन लगे होंगे। तो इसकी मौत कहीं ना कहीं दिसंबर के आसपास हुई होगी तूतनखामुन की, ऐसा माना जाता है। और जब देखा गया, चलो आगे कहानी बाद में बताऊंगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मार्च और अप्रैल में दफनाया गया था। थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल एज रिचुअल रेजिन्स वाज यूज्ड टू सीमेंट टुट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। जो तीसरा कॉफिन खोला जिसमें बॉडी थी ना, उसको निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनकी अपनी तरह की एक ना गोंद कह लो, ग्लू कह लो, उन्होंने वो लगा रखा था जिससे मम्मी को निकालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कार्टर साहब ने भी ना जल्दबाजी करी। कार्टर साहब ने क्या किया, कार्टर पुट द कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स इन अ होप दैट द रीजन्स वुड लूजन अप, बट नथिंग हैपेंड। कार्टर साहब ने ना सूरज की रोशनी में भी रखा कॉफिन को कि भाई पिघल के वो रीजन्स, वो जो ग्लू है, जो भी है, वो जो लोशन है, वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो क्या करने लगेंगे, वो उसको मम्मी को निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कार्टर साहब ने देखो क्या कलाकारी करी। कार्टर साहब की कलाकारी सुनो भाई लोग। अब उन्होंने क्या किया, but nothing happened. Finally he removed the resins with the help of chisel and hammer। उन्होंने ली छन्नी और हथौड़ी, दनादन मम्मी की, बस क्या बताऊं मैं तुम्हें, मम्मी को पूरा ना मम्मा कर दिया एकदम। वो बेचारी को इतना बुरी तरीके से काटा पीटा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मम्मी को ना नुकसान पहुंच गया, उसकी हड्डी वड्डी इन्होंने लिम्स ऐसे काट के निकाल दी। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्टर डिसाइड टू कट द मम्मी फ्रॉम लिम टू लिम। अब इन्होंने लिम टू लिम समझते हो, हाथ पैरों से, हाथ पैरों को ना ऐसे ऐसे काट के निकालना इन्होंने शुरू किया। He did not have the any other choice। जिसके पीछे इन्होंने तर्क ये दिया, रीजन ये दिया कि he didn't have any other choice, so he had to cut from limb to limb। चलो, thieves would have looted the gold। उनको लगता था भाई जो thieves है, चोर है, वो ना गोल्ड को लूट के चले जाएंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आ जाओ। They removed his head, उसका हेड निकाला, then cut off every joint, हर जॉइंट को कट ऑफ किया।
अब क्या हुआ, दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस। इन्होंने एक लेयर वुडन बॉक्स की उसमें रखा और दे क्या था, दे प्लेस इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड पे रखा इन ए वुडन बॉक्स के अंदर एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस। दोबारा जो उसकी ओरिजिनल प्लेस थी कॉफिन थी उसमें रख दी। 1968 में क्या हुआ, 1922 में तो कार्टर साहब ने अपनी सारी हरकतें कर दी थी, वो मम्मी की खोज करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मम्मी को जिस तरह से उन्होंने काट पीट के निकाला वो बहुत गंदी बात है। 1968 में क्या हुआ, द मम्मी वाज एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर एंड रिवील्ड दैट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। तो एक एक्सरे हुआ 1968 में, एक्सरे क्या जो इजाद हो चुकी थी, इन्वेंशन हो चुका था, एक्सरे पहले थोड़े होते थे, 1922 में एक्सरे थोड़े होते होंगे, तो 1968 में क्या हुआ, एक्सरे की खोज हो चुकी थी, इन्वेंशन हो गई, तो दोबारा से मम्मी का क्या किया गया, एक्सरे किया गया, जहां पाया गया कि जो उनके छाती की जो हड्डियां थी और जो कुछ पसलियां थी वो मिसिंग थी और फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। अब जनवरी 5, 2005 में फिर कुछ साल बाद क्या हुआ, तकरीबन 35-40 साल बाद, ऑन जनवरी 5, 2005 टुट वाज टेकन फॉर सीटी स्कैन व्हिच टेक्स हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज एंड क्रिएट्स अ 3-डायमेंशनल इमेज। और किंग टूट का क्या हुआ, फिर क्या हुई, सीटी स्कैन हुआ। अब टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, देख रहे हो, क्वेश्चन यहीं से आ सकता है, क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि पहले एक्सरे हुआ, पहले क्या हुआ, एक्सरे हुआ, फिर सीटी स्कैन हुआ, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से हुई। ठीक है, इट क्रिएट्स अ 3D इमेज बन जाती है ना उसमें, तो जब सीटी स्कैन होता है। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग विच पॉज द वर्क। लेकिन क्या हुआ, जब उनको बॉडी को लेके जा रहे थे ना, तो जिस स्कैनर था ना वो उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ कोई श्राप है, तूतनखामुन की मम्मी में श्राप है, जो भी उसके करीब जाएगा वो शापित हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, आफ्टर 3 hours, 3 घंटे बाद हिज बॉडी वॉज टेकन बैक टू हिज टूम वेयर हिज बॉडी इज रेस्टिंग इन पीस। और बाद में फिर वो सब सही हो गया, वो जितना भी क्या कहते हैं, वो एक्सरे मशीन नहीं काम कर रही थी, लाइट चली गई, जो भी हुआ वो बाद में सब ठीक हो गया था। लोगों ने हंस के कहा भी था ये ना किंग टूट का श्राप है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो तूतनखामुन की मम्मी है ना उसके ऊपर श्राप है, वहाँ जो भी खजाने की तरफ जाएगा या मम्मी की तरफ जाएगा वो मर जाएगा, उसको बीमारियां लग जाएंगी, ये सब मानने वाली बात है। खैर इस पे हम नहीं जाने वाले, ये पूरी कहानी है तूतनखामुन की डिस्कवरिंग किंग टूट। तो किसको डिस्कवर किया इस चैप्टर में हमने, किंग टूट को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया, फर्स्टली कब डिस्कवर किया, 1922 में, फिर 1968 में उसका एक्सरे हुआ और फिर 2005 में उसका सीटी स्कैन हुआ। इस तरह से डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया, पहले चैप्टर में वो बताया। किसको डिस्कवर किया, किंग टूट तूतनखामुन था, जिसका असल नाम क्या था, तूतनखातन था, बाद में क्या हो गया था, तूतनखामुन हो गया था, है ना, क्योंकि उसने अमुन की पूजा को रिस्टोर कर दिया था, उसके टेंपल्स को रिस्टोर कर दिया था। अब उस कहानी बताइए कि कहानी किसकी, फेरो डायनेस्टी का लास्ट ईयर था। कौन था लास्ट ईयर, वो वाला ईयर नहीं, साल वाला नहीं, HEIR वाला लास्ट ईयर था फेरो डायनेस्टी का, है ना, जो कि 18 साल की उम्र में मर्डर हो गया था, ऐसा माना जाता है। स्पेकुलेशन है लोगों का, ऐसा लोगों का मानना है, लोग ऐसा दावा करते हैं, तो स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं कि उसका मर्डर हुआ था, है ना। फिर उसको दफना दिया गया था, उसकी मम्मी बना दी गई थी। 3 कॉफिन मिले थे। सबसे पहले हार्वर्ड कार्टर कौन है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है ना। हार्वर्ड कार्टर कौन है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उन्होंने इसकी मम्मी की खोज की थी। मम्मी की खोज में उन्होंने 3 कॉफिन मिले, जिसमें क्या थे, फ्लावर्स मिले थे, पेटल्स मिले थे, और क्या था, कॉर्नफ्लावर थे, है ना, क्लोज थे, वाइन थी, ये सारी चीजें किसमें मिली थी, ट्रेजर्स मिला था, बहुत सारा खजाना था। वो कहाँ मिला था, उन कॉफिन्स में मिला था। 3 कॉफिन्स थे। अब क्या हुआ था, दिक्कत क्या आई थी, रेजिन्स की वजह से पूरा चिपका हुआ था, निकाल नहीं सकते थे। दे हैड टू कट फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, उनको कट ऑफ करने पड़ी थी पूरी बॉडी को, हर जॉइंट को, ऐसे किससे, चिसिल से और हैमर से उसको निकालना पड़ा था, छैनी हथौड़ी से काट के निकालना पड़ा था, बिकॉज ही डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट, है ना। यही थी पूरी कहानी। हाँ सर, पूरी कहानी है, मैंने एक बच्चे के तौर पे सुनाई ये कहानी, एक टीचर के तौर पे नहीं। अगर मैं क्लास 11 में हूं तो मैं तो इसको ऐसे याद करूंगा, कर पाओगे। और अब एक टीचर के तौर पे सुनोगे, क्लास 11 के बच्चे ने अगर इतना याद कर लिया ना, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए वो इजीली कर पाएगा, बहुत मार्क्स लूट लोगे। आओ इसके कुछ क्वेश्चन देख रहे थे बच्चे लोग, आओ इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। 1 मिनट रुकता हूं, आपको इसमें कुछ भी पूछना हो, जो भी कोई डाउट आ रहा हो वो मुझसे पूछ लो, जल्दी से पूछ लो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक ज़ही हवास आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो बड़ा गुस्सा है, बड़े खार खाते हैं किनसे, जो हार्वर्ड कार्टर थे। वो कहते हैं इस आदमी ने ना पूरी मम्मी खराब कर दी, इनने ना ऐसे तोड़ फोड़ मचाई कि मम्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ज़ही हवास कहाँ के हैं, वो इजिप्ट के ही एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन है। उनको बड़ा गुस्सा आता है किस पे, जो हार्वर्ड कार्टर है। सच पूछो तो मुझे भी हार्वर्ड कार्टर की हरकत अच्छी नहीं लगती, यार तुम्हें इतनी कोई पुरानी चीज़ मिली,
एक मम्मी मिली है तुम्हें हजारों साल पुरानी, तुमने छेनी हथौड़ी से मार मार के तोड़ना। अब भाई रुक जाते, कुछ महीने और इंतजार कर लेते, कुछ और लोगों की राय ले लेते, कैसे भी कोई 100 तरीके होते निकालने के। आपने काट पीट के एक तरफ कर दिया उसका पूरा टक 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 टक। अरे क्या यार, मतलब हद है, मजाक चल रहा है। चलो, तो ये कहानी टूटनखामुन की कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है और उम्मीद है आपको याद रहेगी। कुछ क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। Why and how mummies were preserved for thousands of years in Egypt? एक क्वेश्चन है कि मम्मीज क्यों प्रिजर्व की जाती थी थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले इजिप्ट के अंदर। तो हमने पढ़ा ही है कि मम्मी इसलिए प्रिजर्व की जाती थी, और कैसे प्रिजर्व कर जाती थी, वो रीजंस लगाए जाते थे। पहले जो ब्रेन होता था वो निकाल दिया जाता था। वैसे ये क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, ये जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है ना, 3 नंबर में पूछा जाने वाला उम्मीद कम है, लेकिन अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। वैसे मुझे कम लग रहा है। तो आपको मम्मी कैसे भाई, पहले ब्रेन निकालते थे, ब्रेन निकालने के बाद कट ऑफ द ब्रेन, एंड फिर क्या करते थे, एंड अदर इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स, एंड फिर दे अप्लाइड क्या कहते हैं एक तरह का उनका खुद का एक वो होता था, क्या कहते हैं, सोल्यूशन होता था, एक तरह की मसाला कह सकते हो आप। अभी वो उस पर अप्लाई करते थे, उस पर अप्लाई करने के बाद, सोल्यूशन अप्लाई करने के बाद फिर वो उसको क्या कहते हैं, जो आपके जो पट्टियाँ होती है उससे बांध देते थे, और फिर उसको ऑफर में डालते थे, कुछ उसके साथ इंपॉर्टेंट खाने पीने की चीज़ें डाल देते थे। तो इस तरह से उसको क्या कहते हैं, प्रिजर्व करते थे। और उनका मानना ये था, उनका मानना क्या था, जो इजिप्शियंस थे पुराने, उनका मानना ये था कि आफ्टर लाइफ होती है, और जो सोल है वो एंटर करती है बॉडी में आफ्टर लाइफ, जब उसको आप कॉफिन को ब्री कर देते हो उसके बाद। चलो, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर लाइक व्हेन किंग वाज टेकन फॉर अ सिटी स्कैन? जो सिटी स्कैन जो लास्ट में 2005 में सिटी स्कैन हो रहा था, तो कैसा एटमॉस्फेयर था? तो भाई बहुत सारे, पूरी मैंने आंसर में तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। ऐसे बता देता हूँ कि वहाँ पे लोग बड़े एक्साइटेड थे, और क्या हो रहा होगा कि भाई, और जो वहाँ पे क्या हो रहा था, चीज़ों ने, इक्विपमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था। तो लोगों का मानना था, कुछ जो मजदूर लोग थे वहाँ काम करने वाले, वो कहने लगे थे कि भाई दिस मस्ट बी द कर्स ऑफ किंग टुट। ये किंग टुट का जो है वो कर्स है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन फाइनली आफ्टर दी स्ट्रगल ऑफ 3 hours थिंग्स कुड गेट डन। ठीक है, आ जाओ। ओके, वाई डिड कार्टर बिकम अनपॉपुलर अमंग द इजिप्शियंस? देखो, इजिप्शियंस बहुत ज़्यादा नाराज क्यों रहते हैं कार्टर से? मैंने आपको बता दिया था कि ज़ई आवाज़ वाली कहानी का, इन्होंने पूरी मम्मी को काट पीट के निकाला है, इसलिए नाराज रहते हैं। लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखनातन एज वैकी। वैकी क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई उसने बहुत उल्टी सीधी वहाँ पे हरकतें करी थी। स्ट्रेंजियस पीरियड था अखनातन का, वो आपको मैंने बता दिया है। कुछ इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन के भी देख लेते हैं, अगर कुछ इसमें दिए गए होंगे तो वो भी आपको मैं कराता हूँ। किंग टूट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, गिव रीजन। भाई जो किंग टूट की बॉडी थी, बार बार उसको क्यों करते थे स्कैन? क्योंकि जो उसकी डेथ थी वो स्टिल दैट वाज अ मिस्ट्री। सम क्या कहते हैं, सम स्पेक्यूलेटेड दैट ही वाज मर्डर्ड। वो लोग कहते थे कि भाई उसका मर्डर हुआ, दैट्स व्हाई इट वाज द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड वेदर ही वाज मर्डर्ड और नॉट। ठीक है, सो इसके लिए करते थे, फॉरेंसिक चेकअप के लिए। ठीक है, हावर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। भाई हावर्ड कार्टर की जो वो थी, क्या कहते हैं, जो उसने रिसर्च की थी, उसको लोग नाराज थे, बुरा मानते थे। इजिप्शियंस या दुनिया भर के लोग क्यों बुरा मानते? क्योंकि उसने जो मम्मी को प्रिजर्व जो करके रखी हुई थी, उसका द वे ही कट ऑफ द मम्मीज पार्ट्स दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, और उससे बहुत ज़्यादा मम्मी को नुकसान हुआ था, ये जिस वजह से लोग उसको बुरा मानते थे। कार्टर हैड टू चिसल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिस्टेंस टू रेज द किंग्स रिमेन्स। उसको चिजल अवे क्यों करना पड़ा? क्यों उसको हैमर और चिजल का इस्तेमाल करना पड़ा? क्योंकि देयर वाज नो ऑप्शन लेफ्ट, और उसने सन के भी, क्या कहते हैं, सूरज के नीचे भी रखा था, लेकिन सूरज के नीचे रखने के बाद कि इट कुड मेल्ट, कि वो मेल्ट हो सके, बट इट डिडंट हैपन, सो दैट्स व्हाई ही हैड नो अदर ऑप्शन एंड ही हैड टू कट ऑफ द लिम्स। Tut's body was buried along with gilded treasures। ये तो आसान सी क्वेश्चन है। The boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun। उसने अपना नाम खातन से खामुन क्यों कर लिया? क्योंकि उसने आमुन की पूजा को क्या कहते हैं, जो प्रमोट किया था, दैट्स वाई उसने खातन से खामुन कर लिया था। और तो बच्चों, वैसे मुझे उम्मीद है कि इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तुम्हारे इस तरह के क्या कहते हैं कवर हो जाएंगे। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, जो थोड़ा ऑड क्वेश्चन है, जो इधर उधर से अगर आ रहा है, तो आपको इतनी कहानी तो पता चली गई है, कॉन्फिडेंस तो पूरा आ ही रहा होगा। वो जो डिटेल है, अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन इधर उधर का है, तो अपना जो भी आपके पास सैम्पल पेपर पड़ा है, या आपको कोई भी सपोर्ट मटेरियल आपके पास है, उसमें से पढ़ लेना। नहीं समझ में मुझसे पूछ लेना, लाइव सेशन होंगे आपके, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। अच्छा, मैंने पहले तूतनखामुन पढ़ा दिया आपको। अच्छा, 3rd चैप्टर पहले पढ़ा दिया, दूसरा बाद में। अरे कोई बात नहीं, पढ़ने तो सारे ही है यार, ये चैप्टर है इतना प्यारा।
मैंने पहले ये पढ़ा दिया आपको। नेक्स्ट चैप्टर वैसे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई है, चलो पढ़ लेते हैं। कहाँ है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी टुगेदर, इफ वी ऑल बी टुगेदर। सो आर वी रेडी? क्या हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दें? अगर आपको इसमें कोई डाउट ना हो, कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में पूछ लो। अब मुझे भाई बता दो, नोट करके बता दो क्वेश्चन, अगर मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है। बच्चों हमारी टीम आपके क्वेश्चंस को पढ़ रही है, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं तो आप आराम से अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। हाँ, ये रहा आपका, हाँ, चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू ऑल कैन बी टुगेदर। आ जाओ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ये कहानी किसकी है? मेरे को तो ये कहानी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। लेकिन है, अंदर की बात बताऊंगा पहले, लेकिन अभी आई थिंक कैन आई हैव दैट? इसको खोल देना। हाँ, सो मेरे प्यारे बच्चों, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है ना, पूछ लो, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, कोई डाउट है जो भी, और मुझे दिखा देना। क्लास कब खत्म होगी? बस जल्दी से खत्म करो, 2 चैप्टर तो हमने कर लिए, 3 चैप्टर है वो भी जल्दी से निपटा दूंगा। मैक्सिमम टाइम हाफ एन आवर में हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर वो ज़्यादा बड़े नहीं है। आई होप कि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही होगी। इन नेक्स्ट 30 मिनट्स वी विल बी क्लोजिंग, या वी विल बी क्लोजिंग आवर लाइव सेशन। पैकअप कर लेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं। आई विल नॉट टेक मच टाइम। समझ में आ रहा है आपको? किसी तरह की किसी कोई दिक्कत? अगर अभी भी किसी ने, मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, अभी जुड़े, सो प्लीज़ लाइक दिस लाइव सेशन, ताकि लाइक करोगे तो और बच्चों तक पहुंच जाएगा। और फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। मजा आ रहा है? किसी को डर लग रहा है कि अब भी? कमेंट में एक बार मुझे थम्स अप सब दे के बताओ, ताकि मेरे को पता चले मेरे बच्चे कैसा फील कर रहे हैं। जल्दी से बताओ। सो here we are। अरे आगे कमेंट्स में बताने लगे सब लोग, थम्स अप दे के बताओ। डरने का नहीं है, अभी बहुत सारे लाइव सेशन होंगे। हाँ, मैं थम्स अप देख पा रहा हूं। चलो, तुम्हारे थम्स अप ना मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तुम्हारा प्यार मेरा हौसला बढ़ाता है। चलो आओ एक चैप्टर पर आते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, कोई डाउट नहीं बचेगा। बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, बार बार कह रहा हूं, जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है या जो भी आपके पास आपके टीचर ने आपको दिया है, किसी ने भी कहीं पे भी आपका मटेरियल आपके पास है, मेरे लॉन्ग आंसर कराने के बाद, मेरे क्वेश्चंस कराने के बाद, स्टिल अगर वहां कोई क्वेश्चन है ना आपके पास, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर, क्योंकि मैं आपके टाइम का मेरे को सबसे ज़्यादा ख्याल रहता है। मैं ये नहीं चाहता एक चैप्टर कराऊँ 2 घंटे में, नहीं, फ़ायदा नहीं है मेरे बच्चों, टाइम कम है आपके पास। तो अगर 1-2 क्वेश्चन रह भी जाते ना, उन्हें भी पढ़ के जाना। हमें टारगेट करना है कि हम अपनी 100% तैयारी से जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन आपको मैं बाद में भी करा दूँ। चलो, स्नैपशॉट वाले दिन करा देंगे, एक लास्ट जो लाइव रिवीजन कराएंगे। अभी आपके 2-3 और लाइव रिवीजन सेशन होंगे, जिसमें राइटिंग एंड ग्रामर और आपका स्नैपशॉट होना ही होना है। सो परेशान मत हो, अभी बस अपने देखो, थोड़ी सी मेहनत, आप भी थोड़ा सा एक आ जाओ ना। चलो आ जाओ, आओ मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये कहानी किसकी है बच्चों? ये कहानी है एक ना कैप्टन गॉर्डन कुक, जिनकी कहानी है। वो क्या करना चाहते थे? वो दुनिया की सैर करना चाहते थे। एक 200 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे अपने खुद के शिप पर सैर करके। इसके लिए वो अपनी वाइफ को भी सहारे लेते। 16 साल तक उन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस करी, सारी चीज़ों की तैयारी करी, एंड देन वो अपनी समुद्री यात्रा पे निकल गए अपने बच्चों बीवी के साथ। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उनके दिमाग में क्या था? मैं भी नहीं जानता क्यों ऐसा करने से क्या मिलता है। उन लोगों को किक मिलती है। कौन? जो बाहर के अंग्रेज लोग थे, उन लोगों को बड़ी किक मिलती है सब करते हुए। अब वहाँ जब समुद्री यात्रा पर निकले, कैसे तूफान आया, कैसे समुद्र ने अपना रंग बदला और उसके बाद उनकी क्या हालत हुई, कैसे वो बचे,
ये कहानी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। डाई सुन रहे हो ना, डाई मरने वाला। वी आर नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है डर। वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं है मरने से। टू डाई, मरने से डर नहीं लगते अगर हम एक साथ हैं। सोचो ये उनको फीलिंग कब आई होगी, हाँ जब समुद्र में होंगे, जहाज डूब रहा होगा, मरने के हालात तो होंगे, तो उनको ये वाली फील आई होगी। कब ये फील आई, किसने ये बात कही, ये किस कहानी में छुपा है? बड़ी मजेदार कहानी है। हाँ, हरकत इनकी बड़ी अजीब है भाई। आओ चलो देखते हैं। सन 1976 की बात है। गॉर्डन कुक, हिज वाइफ मैरी, हिज सन जोनाथन। याद क्या रखना है, गॉर्डन कुक कौन है? राइटर है, नरेटर है। उनकी वाइफ का नाम क्या? मैरी। उनके बेटे का नाम क्या? जोनाथन। उनकी डॉटर का नाम क्या? सुजैन। अलॉन्ग विद 2 सेलर्स, लैरी विजिल अमेरिकन, इन्होंने 2 असिस्टेंट भी रखे। एक का नाम था लैरी विजिल एंड हर्ब सेलर स्विस, ये एक स्विस थे, ठीक है, ये अमेरिकन था। प्लान अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने क्या प्लान किया कि वो एक वॉयज पे जा रहे, समुद्री यात्रा पे जा रहे। कौन कौन जा रहे हैं? कैप्टन कुक, मैरी, जोनाथन, सुजैन। याद हो गया, याद रह गया, तालियां। नाम याद रख लेना, एग्जाम में लिख के आओगे ना जब ये नाम, इसका कोई भी क्वेश्चन आता है 3 नंबर में आता है, 6 नंबर में आता है, तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कौन कौन था? कैप्टन कुक था, है ना, क्या नाम था? गॉर्डन कुक था ना, हाँ सही था। और क्या था? मैरी है ना, सुजैन और जोनाथन है ना, लैरी विजिल, और दूसरा कौन सा रह गया सर? हर्ब सेलर। ये और याद रखना, हर्ब सेलर। ये दोनों कौन थे? असिस्टेंट थे। ये चारों कौन थे? ये परिवार था। चलो आगे बढ़ते। फिर क्या हुआ? उन्होंने वॉयज प्लान किया। दे गेट अ शिप नेम्ड द वेव वॉकर। उन्होंने एक शिप तैयार किया अपने लिए, जिसका नाम था वेव वॉकर। वेव का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब होता है जो समुद्र में जो लहर, वेव पे चलने वाला, वेव पे चलने वाला, लहर पे चलने वाला। उसको क्या नाम रखा किसका? शिप का, जो कि 23 मीटर लॉन्ग था, 30 टन भारी था। चलो, द इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी कवरिंग अप्रॉक्स 1,05,000 किलोमीटर्स टू केप टाउन वेंट स्मूथली। भाई जो 1,05,000, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेके आना कि उन्होंने क्या किया, शुरू किया अपना सफर, उसके बाद 1,05,000 किलोमीटर तक तो सही चला गया, कैप्टन तक, केप टाउन साउथ अफ्रीका के अंदर है, वहां तक तो सही चला गया, स्मूथली चला गया। हाउ एवर ड्यूरिंग देयर सेकेंड ट्रिप टू केप टाउन they encountered strong windstorms and waves that were as high as the mainmast, reaching up to 15 meters। लेकिन जब उन्होंने केप टाउन से आगे बढ़ना शुरू किया, जो उनकी दूसरी ट्रिप शुरू हुई, वो 1,05,000 किलोमीटर के बाद, 1,00,000 किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया ना, उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई जो वेव्स थी 15 मीटर ऊंची वेव्स आ गई थी। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस द नरेटर वाज नॉट डिस्करेज्ड। इसके बाद भी जो नरेटर था, नरेटर कौन है? जो भी राइटर था, कौन? कैप्टन गैरी कुक, गॉर्डन कुक, वो ना डिस्करेज नहीं हुआ। ऑन December 25, जो 25 दिसंबर का दिन था, उस दिन क्या बनता है? क्रिसमस बनता है ना। दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। ऑन January 2, जो 2 जनवरी थी, द वेव्स बिकेम मैसिव। लेकिन 25 दिसंबर के बाद, एक हफ्ते बाद, यानी 2 जनवरी, इंपॉर्टेंट है डेट्स, 25 दिसंबर 2 जनवरी। अब 2 जनवरी को क्या हुआ? मैसिव, जो मैसिव मतलब बहुत ऊंची ऊंची वेव्स क्या हो गई? वो होगी कॉजिंग द सेलर्स टू स्लो डाउन द बोट्स स्पीड, लोअर द स्टॉर्म जिब एंड टेक प्रिकॉशंस टू इंश्योर देयर सेफ्टी। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने अपना जो जहाज था उसको थोड़ा हल्का किया, क्योंकि जो वेव्स थी बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। कब? 2 जनवरी को। द सेलर्स इवन कंडक्टेड अ लाइफ राफ्ट ड्रिल एंड सिक्योर्ड द लाइफ बोट्स एंड लाइफ जैकेट्स। अब उन्होंने ड्रिल भी करनी शुरू की कि भाई जो लाइफ जैकेट्स है, बोट्स वगैरह सही से काम करे कि नहीं, कि कल को कोई दिक्कत आए तो उसका सामना कर सकें। सडनली एट 6 PM, अब 6 बजे क्या हुआ? अ मैसिव एक्सप्लोजन रॉक द वेव वॉकर एंड द नरेटर वाज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप। एकदम से धमाके की आवाज आई और जो वेव वॉकर था वो हिल गया, और जो नरेटर था वो शिप से बाहर जाके गिरा। एंड द नरेटर वाज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप। ही कुड सी हिज डेथ एंड स्टार्टेड लूजिंग कॉन्शियसनेस। वो ऐसा हो गया था, और वो ऐसे उसको ना धुंधला धुंधला दिख रहा था, उसको अपनी जो मौत है वो सामने नजर आ रही थी। But another huge wave hit it and righted it। और लेकिन दोबारा से क्या हुआ? दूसरी वेव आई और उसने दोबारा उठा के यूं फेंका। अब क्या हुआ? The narrator was thrown back onto the deck and sustained head and rib injuries from hitting the walls of the wave walker। लेकिन अब क्या हुआ था? जो दूसरी, जो ऐसे पटका गया ना, पहले तो इधर गया और फिर इधर गया, उसकी वजह से वो जो जाली थी ना, जो शिप की, उसके रिब्स पे लगी, और कहाँ लगी? उसके हेड पे लगी, और कहाँ पे लगी? हेड पे लगी और वेस्ट पे लगी, जिसकी वजह से वो उसके पसले वसले टूट गई होंगी। ठीक है। डिस्पाइट हिज इंजरीज द नरेटर टुक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड डिसाइडेड टू हैंडल इट ऑन हिज ओन। इतनी मुसीबत के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी उसने क्या डिसाइड किया कि उस जो सिचुएशन है, ही कैन कंट्रोल दिस सिचुएशन एंड ही डिसाइडेड टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। और उसने हार नहीं मानी और वो क्या करने लगा? हैंडल करने लगा सिचुएशन को। मीनवाइल लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम द शिप। लैरी एंड विजिल कौन थे? असिस्टेंट थे, जो उसकी सेल करने में, इस वॉयज में हेल्प करने वाले थे। वो भी पंप चला, उन्होंने मोटर वोटर लगा के भी पानी, जो जहाज में पानी भर गया था, उसको बाहर निकालने लगी। Despite the challenges, the narrator managed to cover the gaps with canvas to prevent water from entering the ship. However, the hand pumps failed and the electric pump short-circuited at the same time.
लेकिन क्या हुआ, जो पंप से पानी बाहर निकाल लेते ना, जो हैंड पंप थे वो काम नहीं कर रहे थे, और जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले पंप थे उनमें शॉर्ट सर्किट हो गए थे, वो भी खत्म हो गए थे। आज जी, फॉर्चुनेटली द नरेटर फाउंड अ वर्किंग स्पेयर इलेक्ट्रिकल पंप। लेकिन खुशकिस्मती की बात है, उसे एक इलेक्ट्रिकल पंप वर्किंग करता हुआ मिल गया, जिससे पानी बाहर चला गया। भाई जहाज में पानी भर गया, पानी तो निकालोगे, वहां पे चल छैया 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 थोड़ी करोगे आगे बढ़ के। एंड the entire night they all worked together, pumping, steering, repairing and sending out radio signal for help। पूरी रात वो चारों पांचों लोग क्या कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे, रिपेयर कर रहे थे पंप को। पंप खराब हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, और सिग्नल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बचा लो मर जाएंगे हम, मेरी गलती थी जो मैं जहाज में आया, वो ऐसे से बोल रहे थे वहां पे। फिर क्या हुआ, आफ्टर चेकिंग द चार्ट द नरेटर रियलाइज्ड दैट देयर लास्ट वाज द फ्रेंच साइंटिफिक बेस ऑन IILE एम्स्टर्डम आइलैंड। उसने चार्ट मैप देखा, मैप से चला जाता है ना, तो मैप में देखा उसने कि सबसे जो नियरेस्ट है ना, वो क्या है, वो एक क्या है, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है जो हमारे सबसे पास में है। वहां पे अगर हम पहुंचे तो हम बच जाएंगे। सू एंड जॉन वर बैडली इंजर्ड। जो सुजैन और जोनाथन थे उनको भी चोट लगी थी, मासूम बच्चों को ले गया था। ये क्या मतलब था वहां ले जाने का है, उनका घूमड़ा पड़ रहा था यार सुजैन के और जॉन के। चलो, बट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई एज लॉन्ग एज दे वर टुगेदर। लेकिन वो डर नहीं लगता जब तक वो साथ थे। अब पिता है, पिता से क्या बोलते कि पापा क्या हुआ था, आपको क्यों ले गए। सू हैड अ स्वॉलन हेड एंड अ डीप इंजरी, बट द नरेटर वाज डिटरमिन्ड टू शो करेज फॉर हिज चिल्ड्रन। जो सू थी ना, सुजैन थी, उसके ना बेचारी बच्ची के घूमड़ा पड़ा हुआ था हेड पे, ठीक है। फाइनली दे रीच्ड आइली एम्स्टर्डम एंड वर ग्रीटेड बाय द 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द वोल्केनिक आइलैंड। तो फाइनली वो एम्स्टर्डम पहुंच गए थे, जहां पे जो 28 वहां के रहने वाले लोग थे, उन्होंने उनका बड़ा अच्छे से वेलकम किया। कंक्लूजन क्या है, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द सेलर सेलेक्टिव कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड नेवर बॉम्बिंग and never giving up attitude allowed them to survive and emerge from the jaws of death। और इस तरह से हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर जो नरेटर का जो नेवर क्या कहते हैं गिव अप एटीट्यूड था, उसने बड़ी हेल्प करी। एंड जो उनका कलेक्टिव एफर्ट्स था, जो यूनाइटेड होके लड़ रहे थे, दे फाइट इट टुगेदर, दे स्ट्रगल टुगेदर, दे हेल्प्ड ईच अदर टू कम आउट ऑफ दिस ट्रिकी सिचुएशन, क्रूशियल सिचुएशन, एंड वी कैन से फ्रॉम द जॉज ऑफ द डेथ, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, एंड दैट वाज द मेन रीजन, द फैक्टर बिहाइंड देयर सर्वाइवल। सो वी कैन से that this story teaches us a great lesson how to survive in a tricky situation when you are together, and you need collective efforts from each of from each of you if you want to achieve something in your life, if you want to get rid of something. So that is all about from this chapter, जो कि बड़ा अच्छा सा चैप्टर था। उम्मीद है चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इन शॉर्ट एक बार इस चैप्टर को थोड़ा सा कंपाइल करके देखें कौन कौन इस चैप्टर में, कहानी बता कौन कौन है। एक पप्पा है, गॉर्डन कुक है, उनकी पत्नी है मैरी, सुजैन है उनका बेटी, और जोनाथन है उनका बेटा, और दो और है लेरी विजिल, और एक कौन है हर सेलर है ना, एक वो है, वो उन लोगों ने उनको हायर किया था, उन्हें रखा था कि हमारी सेलिंग यात्रा कराना। उन्होंने एक वेव वॉकर एक जहाज़ बनाया था, है ना, वेव वॉकर जहाज़ बनाया था, और उसके ऊपर वो यात्रा कर रहे थे। पहले तो कुछ दिन बड़े 1,05,000 किलोमीटर तो सही चला, लेकिन कैप टाउन तक सही चला। उसके बाद 25 दिसंबर में थोड़ा बहुत ऊंची वेव्स आई थी, 15 मीटर ऊंची, लेकिन वो उन्होंने सर्वाइव कर ली थी, उन्होंने जहाज़ को स्लो कर दिया था। लेकिन 2 जनवरी को क्या हुआ, फिर बहुत ज़्यादा जो वेव्स थी वो आने लगी, इसकी वजह से फिर क्या हुआ, जो हमारा जो कैप्टन गॉर्डन कुक थे, उनको जो थ्रो ऑफ किया गया कहाँ से, शिप से, और वो वहाँ के डेक पे जाके लगे, फिर वो इधर ला के करे, जिसकी वजह से उनको इंजरी हुई, रिब्स में और हेड में उनको इंजरी हो गई। जो जोनाथन और जू कह रहा हूँ, सू थी, और जो जॉन था उसको भी चोट लग गई थी, उसके गुम्मा पड़ गया था, हेड पे क्या हो गया था, पंप हो गया था। किसके हो गया था सुजैन के हो गया था, सू के हो गया था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं हारी, पंप फेल हो गए थे, इलेक्ट्रिक पंप सारे शॉर्ट सर्किट हो गए थे, लेकिन उन्होंने हाथ से पानी निकालना शुरू किया था। मैरी जो उसकी पत्नी थी, उसने उसका हाथ ऐसा हाथ में लेके कहा कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एंड यू हैव बीन अ ग्रेट फैमिली मैन एंड यू आर अ ग्रेट लवर, यू आर अ ग्रेट फादर एंड आई ट्रस्ट यू, एंड लाइक वो उसको सपोर्ट कर रही थी हर तरह से। देन वो लोग लगे रहे, उन्होंने फिर मैप चेक किया, देखा तो जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस है वो नियरेस्ट है। इफ़ दे कुड रीच टू फ्रेंच साइंटिफिक बेस देन दे कुड कम आउट ऑफ द फियर ऑफ डेथ, या दे कैन सर्वाइव। सो उनको ऐसा लगा कि वो दे कुड सर्वाइव, इनफैक्ट सो वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो दैट वाज समथिंग दे वर चेकिंग ऑन दैट टाइम।
अब उसके बाद क्या हुआ, फिर वो ऐसे ही लगे रहे, उन्होंने जो पानी था पूरी रात, दो रातों तक वो पानी बाहर फेंकते रहे, जो जहाज़ में पानी भर गया था उसको रिपेयर करते रहे, जहाज़ को, पंप्स को रिपेयर करते रहे, एंड फाइनली दे रीच टू एम्स्टर्डम, और वहाँ पे 28 इनहेबिटेंट्स ने उनका वेलकम किया एंड दे सर्वाइव्ड देयर पॉसिबल डेथ। तो इस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया। तो उसी बीच जो आपका सुजैन था, उनके बच्चों ने कहा था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू ऑल कैन बी टुगेदर इफ वी आर टुगेदर। सो ये पूरा चैप्टर है जिसमें स्ट्रगल्स की कहानी है। आपको क्यों पढ़ाई जा रही है सारी बातें, चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों है? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई जो यूनाइटेड एफर्ट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है। आपको एक कहानी याद रख लोगे, ये लैंग्वेज ईजी है कि नहीं, है ना।